कि इंग्लिश में इसे नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। तो अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो इसमें ज्यादातर जो इनपुट हैं, जो खाद हैं, तरह तरह के जैव नियामक हैं, वो किसान अपने खेत पे ही बनाता है और उसका प्रयोग करता है। अगर प्राकृतिक खेती के बारे में बात करें तो 1913 से 2008 तक इसको एक जापान के किसान थे जिनका नाम था मासानोबु फुकुओका। वो भारतवर्ष आते थे प्रत्येक वर्ष और उन्होंने इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया था 2008 तक। और वो कहते थे कि इसमें कुछ मत करिए, कुछ चीजें उन्होंने बताई थी कि वही करना है जिससे आपका उत्पादन अच्छा होगा। प्राकृतिक खेती में उन्होंने सूक्ष्म जीवों को अधिक महत्व दिया था जिससे उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। और फुकुओका ने कृषि को सुरुचिपूर्ण या आध्यात्मिक रूप से भोजन उत्पादन करने की प्रक्रिया के रूप में स्वीकारा था। और जैसा आप देख रहे हैं कि गत 2 दशकों से नेचुरल फार्मिंग का प्रचार प्रसार श्री सुभाष पालेकर द्वारा किया जा रहा है भारतवर्ष में। मासानोबु फुकुओका जो जापान के किसान थे, उन्होंने कहा था 5 चीजों पे ज्यादा जोर दिया था। वो था कि कृषि में कोई कर्षण क्रियाएं नहीं की जाएंगी। कर्षण क्रिया मतलब जुताई गुड़ाई इत्यादि वो नहीं करना है। किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है और किसी भी तरह के रासायनिक कीट एवं फफूंदनाशक का प्रयोग नहीं करना है। खरपतवार नियंत्रण के लिए कोई भी रासायनिक विधि का प्रयोग नहीं करना है और पौधों की कटाई छटाई नहीं करनी है। तो ये 5 चीजों को उन्होंने अधिक महत्व दिया था। तो प्राकृतिक खेती में देखा जाए तो कुछ चीजें हैं जिसको किसान अपने खेत पे बनाता है, जैसे है बीजामृत। बीजामृत ये बीज शोधन के लिए तैयार किया जाता है। एक तरह का जैव नियामक है, इसमें लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। इसके बनाने के लिए एक मिट्टी का घड़ा लीजिए और उसमें 5 किलो गोबर का अर्क, मतलब गोबर को नटलान या कपड़े में बांध करके बाल्टी में पानी रख के उसका अर्क निचोड़ा जाता है। उस 5 किलोग्राम गोबर के अर्क को 20 लीटर क्षमता वाले मिट्टी के घड़े में डाल दीजिए। डालने के बाद उसमें 5 लीटर गोमूत्र डाला जाएगा और 50 ग्राम बुझा हुआ चूना एक अलग बर्तन में उसको आधा लीटर पानी में डाल दीजिए और उस पानी को उस घड़े में डाल दीजिए। ये एक्चुअली चूना इसलिए डाला जाता है कि उसका पीएच मान संतुलित करने के लिए डाला जाता है। और अगर पास में कोई बरगद का पेड़ हो तो 100 ग्राम मिट्टी बरगद के पेड़ के नीचे की उसमें डाल देते हैं और घड़े के मुंह को बंद कर दिया जाता है। बंद करके उसको 3-4 दिन तक सुबह शाम उसको लकड़ी से चलाया जाता है, फिर मुंह बंद कर दिया जाता है। तो 4 दिन बाद ये आपका जो तैयार हुआ मिश्रण, इसको बीजामृत कहते हैं। बीजामृत में हमने देखा है कि इसमें जब इसका सूक्ष्म विश्लेषण किया हमने, इसमें राइजोबियम, एजोटोबैक्टर इस तरह के जीवाणु पाए जाते हैं जिससे बीज शोधन करने पे बीजों का जमाव अच्छा होता है। कुछ इसमें फास्फोरक घोलक जीवाणु भी पाए जाते हैं और इसमें स्यूडोमोनास जो जीवाणु हैं वो भी पाए जाते हैं, जो भूमि में बीमारी फैलाने वाले जो फफूंद हैं उनकी रक्षा के लिए ये बहुत ही कारगर होते हैं। तो इस बीजामृत में 30 मिनट तक बीज को डाल दीजिए, डुबो दीजिए। डुबोने के बाद छाया में सुखा लीजिए, उसके बाद बुआई करिए। दूसरा,
जीवामृत है, इसको भी हर किसान अपने खेत में अच्छी तरह बना सकता है। इसके लिए 10 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, 2 किलोग्राम गुड़ और 2 किलोग्राम बेसन, एक 200 लीटर का प्लास्टिक ड्रम हो या सीमेंट का ड्रम हो, सीमेंट का बर्तन हो, उसमें डाल दीजिए। इसको अच्छी तरह मिलाने के बाद करीब 250 ग्राम बरगद के पेड़ की नीचे की मिट्टी लाइए, उसको भी मिला के अच्छी तरह मिला दीजिए डंडे से। इस ड्रम का मुंह कपड़े से या बोरे से जरूर बांध दीजिए, नहीं तो आप 2-3 दिन में देखेंगे इसमें मच्छर मक्खी अंडा देते हैं, जिससे बहुत सारे कीड़े पड़ जाते हैं। इसका मुंह कभी भी खुला मत रखें और सुबह शाम इसको चलाया जाता है। चला करके फिर इसका मुंह बंद कर देते हैं और 7 दिन के बाद ये बीजामृत तैयार हो जाता है। हमने देखा है कि इसका जो माइक्रोबियल स्टडी हमने करी है कि बनाने से लेके 7वें 8वें दिन इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद ये घटने लगती है। तो 7वें 8वें दिन जीवामृत पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसका प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग ऐसे करें कि एक तो कोई भी फसल हो, 20% मतलब 20 लीटर जीवामृत को 100 लीटर पानी मिला करके इसको फसल पे छिड़काव कर सकते हैं, या इसको सिंचाई अगर दे रहे हैं खेत में तो सिंचाई के पानी के साथ इसको पूरे खेत में डाल दिया जाता है। और किसी भी फसल में इसका 2-3 बार प्रयोग करेंगे तभी आपको रिजल्ट आता है। और हमने ये भी देखा है कि अब अगर आपके पास बहुत सारा जैविक अवशेष है, गोबर है, तो उससे खाद भी बना सकते हैं। एक ढेर लगाइए, पहली परत कोई भी घास फूस है उसकी लगाइए, उसके बाद जीवामृत छिड़क दीजिए, फिर गोबर डालिए, फिर जीवामृत छिड़क दीजिए। ऐसे करके आप 1 मीटर 1.25 मीटर ऊंची बेड बना करके और उसमें हर परत पे आप जीवामृत छिड़किए और ऊपर से गोबर मिट्टी से उस ढेर को लीप दीजिए। ये कंपोस्ट जो है आपकी जो तैयार होगी 90 से 120 दिन में, ये गोबर की खाद से कई गुना ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि इसमें आपने जो जीवामृत डाला है उसमें बहुत सारे लाभदायक जीवाणु हैं और वो एक तो सड़ाने वाले जीव पाए जाते हैं, दूसरे इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले भी जीव पाए जाते हैं। अब जीवामृत चूंकि ड्रम चाहिए और 200 लीटर या 500 लीटर या बहुत बड़ा अगर सीमेंटेड पाट है आपके पास 10 लीटर 10,000 लीटर 20,000 लीटर तक बना सकते हैं। लेकिन अगर इसको बोरी में भर के कहीं अगर आपको भेजना है तो उसके लिए घन जीवामृत बनाइए। घन जीवामृत और जीवामृत में केवल यही अंतर है कि घन जीवामृत में पानी का प्रयोग नहीं होता है। तो ये एक तरह से इसको कहेंगे ठोस जीवामृत। तो जीवामृत बनाने के लिए आपको 100 किलोग्राम देसी गाय का गोबर एकत्रित करके छाये में फैला दें, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दें, गोबर पर 1 किलोग्राम गुड़ और 1 किलोग्राम बेसन डाल करके अच्छी तरह मिला दें। इस मिश्रण को नमी बनाने के लिए, नमी बनी रहे, इसमें 5-6 लीटर गोमूत्र का छिड़काव करें। 48 घंटे के बाद गोबर के मिश्रण को घूम कर फैला करके सुखा लिया जाता है। सूख जाने पे इसको डंडे से पीट करके आप पाउडर बना लीजिए, बोरी में रख के स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम देखा है कि हमने कि घन जीवामृत में लाभदायक जीवाणु जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकारक, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले माइक्रोब्स, फास्फोरक घोलक जीवाणु, एक्टिनोमाइसीट्स, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिलियम इत्यादि पाए जाते हैं। तो एक तरह का ये बायो फर्टिलाइजर है घन जीवामृत। और घन जीवामृत से कंपोस्ट की गुणवत्ता में भी सुधार किया जाता है, कर सकते हैं।
जैसे आपके पास बहुत सारा गोबर की खाद है, तो उसमें घन जीवामृत 10 से 20 किलो डाल करके, मान लीजिए 1 टन आपके पास गोबर की खाद है, तो उसमें 10 से 12 किलो घन जीवामृत डाल करके मिला करके पानी छिड़क के छोड़ दीजिए। 5 से 6 दिन बाद उस कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे तो अधिक आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद प्राकृतिक खेती में कुछ कीट प्रबंधन के लिए तैयार किए जाते हैं मिश्रण। जैसे पहला नाम है अग्निअस्त्र। अग्निअस्त्र के लिए 50 लीटर का एक कैपेसिटी का बर्तन लीजिए। आप कैपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं, 100 लीटर का भी ले सकते हैं, 200 लीटर का भी ले सकते हैं, जैसा आपके पास खेत की साइज है। अगर आपका ज्यादा एरिया है तो उसमें आप मात्रा बढ़ा सकते हैं। इस पात्र में 10 लीटर गोमूत्र, 5 किलोग्राम नीम की पत्ती के साथ नीम की पत्ती जो पीस के डालेंगे तो ज्यादा असर करता है। ऐसे खड़ी नीम की पत्ती डालेंगे तो उसको थोड़ा टाइम लगता है सड़ने में। उसके बाद 500 ग्राम हरी मिर्च पीस करके इसमें डाल दें। उसके बाद 500 ग्राम लहसुन पीस करके डाल दें। पूरे घोल को किसी धातु के बर्तन में डालकर 5 बार 24 घंटे के लिए रख दिया जाता है। और घोल को छान करके 3 लीटर को आप 100 लीटर पानी में मिला करके किसी भी फसल पे कीट प्रबंधन हेतु इसका छिड़काव कर सकते हैं। अग्निअस्त्र के बाद आता है ब्रह्मास्त्र। एक तरह का ये भी है, गोबर गोमूत्र से बनता है। इसको आप अग्निअस्त्र किस प्रोपोर्शन में यूज करना है? 3 लीटर 100 लीटर पानी में। तो ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र के लिए 30 से 40 लीटर का एक बर्तन लीजिए, जिसमें 10 लीटर गोमूत्र डाल दीजिए। गोमूत्र डालने के बाद 3 किलोग्राम नीम की पत्ती इस गोमूत्र में मिला दीजिए। इसके पश्चात 2 किलोग्राम शरीफा, पपीता, अमरूद, लैंटाना और धतूरा, ये जितने पौधे हैं इसमें कीड़ों के भगाने की या मारने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इन पौधों की पत्तियों को आप काट करके उस बर्तन में डाल दीजिए, अच्छी तरह मिला दीजिए। घोल को 5 बार उबालकर 24 घंटे के लिए रख देते हैं। इसको उबालना पड़ता है। तत्पश्चात मिश्रण को 2 से 3 लीटर घोल को 100 लीटर पानी में मिलाकर इसका प्रयोग करें। खासतौर से ब्रह्मास्त्र जो है सब्जियों और फलों में इसका असर बहुत अच्छा पाया जाता है कि वो सब्जियों फलों में सबसे ज्यादा कीड़ों का प्रकोप होता है। तीसरा इसमें कीट प्रबंधन के लिए एक और है जिसको निमास्त कहते हैं। निमास्त बनाने के लिए 150 से 200 लीटर का एक प्लास्टिक ड्रम जो आपने देखा है बाजार में मिलता है, उसको ले लीजिए। उसमें 100 लीटर गोमूत्र डालिए। 100 लीटर गोमूत्र डाल करके फिर 5 किलोग्राम नीम की पत्ती डाल करके अच्छी तरह मिला दीजिए। इस मिश्रण को 24 से 48 घंटे के लिए सड़ाइए। सड़ाने के बाद जो मिक्सचर आपका तैयार होता है उसको 4 से 5 लीटर मात्रा 100 लीटर पानी में डाल करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब प्राकृतिक खेती में अक्सर ये देखा गया है कि इसमें कंपोस्ट डालने का कहीं जिक्र नहीं होता है। तो हमने ये, चूंकि उर्वरा शक्ति ऑर्गेनिक कार्बन जमीन का बहुत कम हो गया है, तो ऑर्गेनिक कार्बन जब तक मिट्टी का बढ़ेगा नहीं तब तक उर्वरा शक्ति में वृद्धि नहीं हो सकती। तो इसके लिए हरी खाद की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे सनई है, ढैंचा है, दलहनी फसलें हैं। अगर इसमें आप पहली बरसात होती है तो उसमें अगर बुआई कर दें, बुआई करने के बाद 1.5 से 30 से 45 दिन में इसको आप मिट्टी में मिला दें। मिट्टी मिलाने के बाद धान की रोपाई कर सकते हैं और कोई फसल जो है आप इसमें उसकी रोपाई कर सकते हैं या बुआई कर सकते हैं। हरी खाद अगर किसी खेत में 3 साल तक कर दी जाए
वो भी दलहनी फसलों से, तो प्राकृतिक रूप से उस खेत की जो उर्वरा शक्ति है बढ़ जाती है, और उसमें जब घन जीवामृत डालेंगे तो उसका असर काफी अच्छा दिखाई पड़ता है। अब हरी खाद के लिए सनई ढांचा या कुछ बिंदु है जिसको आप ध्यान में रखिए कि दलहनी फसल ही उगाइए हरी खाद के लिए, उसमें बाजरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। दलहनी फसलें अधिक तेजी से बढ़ती हैं, इसलिए कम समय में वो बढ़ जाती हैं, उसको जुताई करके खेत में पलट सकते हैं। दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो अन्य फसलों में नहीं पाया जाता है। दलहनी फसलें की जो जड़ें होती हैं बहुत गहराई तक जाती हैं, इसलिए इनको दलहनी फसलों का हरी खाद के लिए उपयुक्त पाया गया है। और प्राकृतिक खेती में अगर जैविक अवशेष की मात्रा बढ़ानी है, जैसे हम बाग की बात करें, किसी ने आम का बाग लगाया, अमरूद का बाग लगाया, किसी भी कोई भी बाग लगाया है, तो 4-5 साल तक दो पौधों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी रहती है, तो उसका कैसे उपयोग करें। और चूंकि पहले 2-3 वर्ष में उत्पादन भी नहीं मिलता है, तो प्राकृतिक खेती में ये सुझाव मेरी तरफ से है, उसमें दलहनी फसलों की अंतर फसल इंटरक्रॉपिंग लेनी चाहिए। जैसे मटर है और लोबिया है, मूंग है, इस तरह की फसलें अगर आप नए बागों में लेते हैं, इससे एक तो इनकम आपकी बढ़ती है, आय बढ़ती है, दूसरा भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। अब जैसे जो बाग पुराने हो गए हैं उसमें तो ये फसलें मटर लोबिया नहीं ले सकते हैं। ऐसे बागों में आप जैसे अदरक है, हल्दी है, सूरन है, जमीकंद जिसको बोलते हैं, ये फसलें ले सकते हैं, जिससे आपके जो आपका उत्पादन है उसमें वृद्धि होगी। हम लोगों ने करीब 110 किसानों के यहाँ जो जिनके पास आम के बाग थे मलिहाबाद लखनऊ में, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें किसानों को दी, जैसे हल्दी है, अदरक है, सूरन है। कुछ लोग जो बागों में मुर्गियां पाल पाल सकते हैं, हमने देखा है कि जितना आम से नहीं उत्पादन वो कर सकते, जितना इनकम नहीं ले सकते, उन्होंने इस इंटरक्रॉपिंग से लाभ कमाया। और इंटरक्रॉपिंग का बहुत सारा योगदान रहता है। अब जैसे अभी देखिए जो फसल प्रणाली है हमारी, अभी इस समय सबके यहाँ धान लगा हुआ है, लेकिन आप 30-40 साल पहले देखिए एक ही खेत में मक्का, अरहर, मूंग, उड़द और एक फूट वाली ककड़ी होती थी, वो सब लोग लगाते थे। 2-2, 3-3 महीने बाद फसलें और बाकी सब उनकी हार्वेस्टिंग तुड़ाई हो जाती थी, केवल अरहर बचती थी। तो ये एक तरह का ये मिक्स क्रॉपिंग जिसको बोलते हैं आप, इससे क्या है उर्वरा शक्ति भूमि की बढ़ती है, प्लस इससे इनकम प्राप्त होती है। तो प्राकृतिक खेती में ये भी देखना है कि आपको इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, इस तरह की फसलें लेनी है। एक साथ कई फसल लेंगे, मान लीजिए एक फसल आपकी खराब हो गई तो दूसरी फसल से आपको आमदनी प्राप्त हो सकती है। प्राकृतिक खेती में मल्चिंग, बिछावन, बहुत सारा लोग जैविक अवशेष जला देते हैं, घास फूस जो होती है, लेकिन लाइन में जो फसलें बोई गई हैं या फलदार वृक्ष हैं, उनके थालों में यदि मल्चिंग कर दी जाए, 4 से 6 इंच मोटी अगर मल्चिंग कर दें, उससे बहुत बड़ा फायदा है। सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, भूमि का तापमान बना रहता है, नीचे केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है, खरपतवार नहीं निकलते हैं, बाद में यही सड़ के खाद बन जाता है। तो मल्चिंग जरूर करना चाहिए, इससे सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन जिसको बोलते हैं, कि बरसात में बहुत सारी मिट्टी बह जाती है, तो अगर आप मल्चिंग करते हैं तो उससे आपका सॉइल इरोजन भी कम होता है।
अब सहयोगी फसलें खासतौर से इस प्राकृतिक खेती में विशेष तौर से दिया गया है कि एक फसल ऐसी जो दूसरे फसल पे जो कीड़े बीमारियां लगती हैं उनको कैसे रोके, तो उनको कहते हैं सहयोगी फसलें या ट्रैप क्रॉप या एलिलोपैथिक अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे गुलाब है, किसी का गुलाब का बाग, गुलाब का खेत है, अगर गुलाब में बहुत सारे एफिड लगते हैं, बहुत सारे कीड़े लगते हैं, तो उसके लिए अगर गुलाब की लाइन में एक लाइन लहसुन की लगा दी जाए तो कीड़े नहीं लगते। तो गुलाब के लिए लहसुन एक सहयोगी फसल है। उसी तरह कद्दू वर्गीय जो फसलें होती हैं उसमें निमेटोड सूत्रकृमि जिसको बोलते हैं उससे बहुत नुकसान होता है। सूत्रकृमि से तो टमाटर, मिर्च, इवन आजकल देखा गया है कि आपको जो अमरूद नर्सरी में जो पौधे मिलते हैं प्राइवेट नर्सरी में या कहीं भी सरकारी नर्सरियों में, निमेटोड साथ में रहता है। तो आवश्यकता ये है कि निमेटोड जनित पौधशाला से पौधे ना खरीदें। और जैसा मैं बोल रहा था, कद्दू वर्गीय फसलों में यदि साथ में गेंदा लगाइए, गेंदे की एक लाइन लगाएंगे तो आपको निमेटोड की समस्या से छुटकारा मिलेगा। उसी तरह जैसे आप रबी सीजन में देखते होंगे पात गोभी में डायमंड ब्लैक माथ लगती है, एक कीड़ा सूंडी लगती है जो आप देखते होंगे कि अंदर वो कीड़ा पूरा पात गोभी खा जाता है। उसके लिए सहयोगी फसल है आपकी गेंदा लगाएंगे तो उसका जो कीड़े का जो मादा है वो पीले रंग की तरफ आकर्षित होती है। तो पीले रंग का फूल है तो उस पर अंडा देती है। आप आवश्यकता ये है कि उस फूल को आप डेली बेचते रहें जिससे वो अंडा वहां से चला जाए और अगली वर्ष देखेंगे तो आपके जो खेत में कुछ डायमंड ब्लैक माथ का प्रकोप बहुत कम होगा। तो ये प्राकृतिक खेती के बारे में इतना ही बस, क्योंकि ज्यादा मैं इस पे वक्त नहीं लेना चाहता। जो भी डाला जाता है, जो प्रयोग होता है, उसके बारे में मैंने विस्तार से बता दिया है। अब ये मंच मैं नीरज जी को देता हूं कि आप किसानों का जो क्वेश्चन आंसर है, सवाल जवाब है, उस पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे। नीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर्य राम सर। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर आर्य राम सर जो कि CISH लखनऊ ICR इंस्टीट्यूट में पिछले 4 दशकों से उन्होंने सेवाएं दी हैं एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो कि सर ने ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और बायोडायनेमिक फार्मिंग पे साइंटिफिक रिसर्च किया है और सभी की कंपोनेंट की साइंटिफिक उस पे कंपोनेंट्स की टेस्टिंग भी की है। तो सर ने हमें जैसे कि जो भी एक नेचुरल फार्मिंग के जो मुख्य तत्व होते हैं वो उनके बारे में जागरूक किया और उनके बारे में हमें बताया कि कैसे कैसे साइंटिफिक तरीके से हम खेती कर सकते हैं। अभी मैं हमारे कुछ किसान भाइयों को इसमें आमंत्रित करूंगा, एक दो जिनके खेतों में मैंने भ्रमण किया है। उसके बाद हम इसके बारे में जो किसान भाई हैं उनकी हम समस्याओं को भी सुनेंगे और उनके जो समाधान है, जो हमारे किसान भाई या कृषि वैज्ञानिक जो डॉक्टर आर्यराम सर, उसके बारे में हमें जवाब देंगे। हमारे एक ध्रुवेंद्र सिंह जी एक किसान है, ध्रुवेंद्र सिंह जी, जो कि एटा जगह से है, एटा में, जो कि यूपी में पड़ता है। और मैं इनके खेत में पिछले साल गया था और ये सब कंपोनेंट ये बना रहे। तो मैं चाहता हूँ कि ध्रुवेंद्र सिंह जी अपने माइक को अनम्यूट करें और आप अपने बारे में और आपके जो अनुभव हैं उसके बारे में हम सबको अवगत करें। ध्रुवेंद्र सिंह जी। ध्रुवेंद्र सिंह जी। ध्रुवेंद्र सिंह जी आप जुड़े हुए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ध्रुवेंद्र सिंह जी। किसी और को ले लीजिए जी। चलिए इतना हम सब क्वेश्चन आंसर लेते हैं। अगर हमारे कुछ किसान भाई या फिर किसी का प्रश्न है, अंकुश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं जी, आप अनम्यूट कीजिए, अपने प्रश्न को रखिए। अंकुश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये भूमि केयर वर्मी कंपोस्ट के नाम से इनका हैंड रेज और ये आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
जी, मैं राजेश सिंह बोल रहा हूँ भूमि और वर्मी कंपोस्ट से। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं लखनऊ में मैंने अभी पिछले 5-6 महीनों से वर्मी कंपोस्ट यूनिट की एक स्थापना करी है। और अभी मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे जो लखनऊ और उसके आसपास की जो बेल्ट है, जैसे सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, तो यहाँ पर इस एरिया में और लखनऊ में मलिहाबाद भी एरिया है, तो ये इन सब एरिया आसपास के एरिया में वर्मी कंपोस्ट की क्या उपयोगिता है और यहाँ पर किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट के बारे में लोगों को बताया जा सकता है, इसके फायदे के बारे में। इसके बारे में मैं एक दो पॉइंट रखना चाहता हूँ। जी सर। किसान जो जैविक खेती कर रहा है वो खरीदना नहीं चाहता कुछ बाजार से। रासायनिक खेती करने वाले वो तो यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड खरीद लाते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जो भी वर्मी कंपोस्ट, बायोडायनेमिक कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट या माइक्रो मीडिएटेड कंपोस्ट है, ये किसानों को थोड़ा जागृत करने की बात है, उनको बताने की बात है, प्रचार प्रसार करने की बात है, थोड़ा उनके पास, उनके यहाँ एक दो ट्रायल लगवाने की बात है, जिससे वो लोग उसको देखें, समझे, तभी खरीदेंगे। जबकि यही वर्मी कंपोस्ट महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ में किसान बहुत अधिक खरीदते हैं, वहां पे अच्छा चलता है। लेकिन इधर उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि जैविक खेती करने वाला किसान बहुत कम खरीदता है जैविक खादें। उसको आवश्यकता है कि उसको समझाया जाए, उसके यहाँ एक दो ट्रायल भी लगाया जाए, जिससे उसको ये लगे कि हाँ वर्मी कंपोस्ट से फायदा है। राम सर, आपसे निवेदन है कि अगर आप इस ग्रुप में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट के फायदे के बारे में लोगों को बता सकें तो जो मैं हमारे अभी बता दे रहा हूँ। जी। जैसा देखिए, वर्मी कंपोस्ट हमने देखा है कि अगर 5 टन वर्मी कंपोस्ट कोई किसान डालता है गोबर की खाद से, तो वही मात्रा अगर 1 टन वर्मी कंपोस्ट डालेगा तो उसमें पोषक तत्व की प्रपूर्ति हो जाती है। क्योंकि ये जो जैविक अवशेष और गोबर को खा करके आपके जो केचुए हैं जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसमें पोषक तत्व तो होते हैं, उसके अतिरिक्त इसमें लाभदायक जीवाणु होते हैं। हमने वर्मी कंपोस्ट से 2 ऐसे बैक्टीरिया आइसोलेट किए थे और उसको हमने पेटेंट करवा लिया है कि वो 4 तरह की बीमारियां जो खेत में आती हैं, जैसे अरहर में उकट्ठा लगता है, या अमरूद में उकट्ठा लगता है, या नीचे जो जड़ है गल जाती है, इस तरह की बीमारियां फैलाने वाले जो फंगस हैं उनको वो जो बैक्टीरिया वर्मी कंपोस्ट में पाए जाते हैं वो मैनेज करते हैं, वो उनको खत्म कर देते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट एक खाद ही नहीं है, एक तरह का हार्मोन एवं लाभदायक जीवाणु युक्त कंपोस्ट है, जिसको डालने से आपकी खेत की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है और इसके साथ साथ जो भूमि जनित बीमारियां हैं उसको भी रोकथाम करने में मदद मिलती है। इसलिए मेरी समझ से आप जो गोबर की खाद देखें, मेरा चैलेंज है कि कोई पूरी तरह सड़ी गोबर की खाद नहीं डालता, आधी सड़ी होती है, आधा सड़ा होता है। इसलिए जब आधी सड़ी गोबर की खाद जब खेत में डालते हैं, एक तो उसकी उर्वरा शक्ति खत्म होती है, दीमक का प्रकोप ज्यादा होता है, और जो गोबर की खाद बनाने का तरीका है वो अच्छा नहीं है। इसलिए अब गोबर की खाद को ना डाल करके ऐसी खाद जो एक समय बनाई जाए, एक समय में तैयार हो जाए, ऐसा गोबर की खाद में नहीं है। आधी खाद बन जाती है, आधी ऊपर वाली नहीं सड़ती, नीचे वाली सड़ जाती है। प्लस अगर गड्ढे में गोबर की खाद बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारा पानी भर जाता है बरसात के सीजन में, तो जितने पोषक तत्व जमीन के नीचे चले जाते हैं। जबकि वर्मी कंपोस्ट जो ऐसी कंपोस्ट बनती हैं ये छाए में बनाई जाती हैं,
इसमें किसी तरह का पोषक तत्वों का लॉस नहीं होता है, और इसको जब प्रयोग करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिलता है। धन्यवाद। अभी अभी इसी कड़ी में मैं डॉक्टर अपने जो दुर्वेंद्र सिंह जी जो फार्मर है उनको इसमें इनवाइट करता हूँ कि दुर्वेंद्र सिंह जी के खेत में मैंने साइकिल यात्रा में मैं गया हूँ, इनके घर पे भी रुका हूँ। तो दुर्वेंद्र सिंह जी, आप अपने परिचय और आपके बारे में जो आपने अनोखे कार्य किए हैं, जो मैंने आपकी फसल भी देखी है, पहले आप बताएं फिर मैं आपके बारे में उसको। हाँ हाँ आशी नमस्कार। जी हेलो। जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ आ रही है जी सर। इस समय मेरे खेत में धान लगा हुआ है और ताज्जुब की बात है कि इस वर्ष मैंने व्यस्तता रही तो मैंने जीवामृत भी नहीं डाल पाया। जो पिछली वर्ष का जो उसमें है, मैं 5-6 वर्षों से कर रहा हूँ, उसी की एकदम इतनी शक्ति दे रहा है कि जो बराबर पे केमिकल वाला लोगों का धान है उसके समकक्ष मेरा खड़ा है। और लोग कह रहे हैं इसमें क्या लगा दिया। मैंने कहा इस अभी तो कुछ लगा ही नहीं है, मेरा तो जीवामृत अभी ड्रम में है। देखिए अब मैं अगले पानी पर जब मेरा पानी अगला लगेगा तब जीवामृत बहाऊंगा। तो ये कई सालों का परिश्रम का ये महत्व है जो हमें अभी नहीं डाल पाए जीवामृत घनजीवामृत। परंतु मेरी फसल बड़ी सुंदर और लहला रही है धान की। जो हमने 1 टेलर गाड़ी थी उसकी लगभग 20-20 टेलर 1 महीने पहले मैंने धान लगाया था, तो 20 टेलर हो चुकी है। तो अब गन्ना लगाया है, गन्ना के बीच में हल्दी लगाई है 10 फीट पे 10x3 पे मैंने गन्ना लगाया। उसमें 2 लान मैंने हल्दी की लगाई है। तो हल्दी मेरी लगभग 1.5 फुट की हो गई है। और गन्ना जो लगाया है 19 नंबर, उसकी लगभग फुटाव एक आंख से 15 से 20 गल्ले आ चुके हैं। ये मैं अगली बार जो मंच होगा उस पर मैं अपने खेत पे हूँ। अभी मेरी व्यवस्था ऐसी हो गई कि मेरे मौसी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया भैंस से, तो मैं इस समय हॉस्पिटल में हूँ, इसलिए मैं सारी व्यवस्था नहीं बन पाई। मैं वैसे खेत पे ही रहने का विचार था कि 11 बजे अपना खेत दिखाऊंगा, परंतु दुर्भाग्य है कि मैं खेत पे नहीं पहुंच पाया, अभी शहर में हूँ। तो मेरी ठीक है कोशिश है जो 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 भाई सुन रहे हैं, तो गोआर्ड खेती के लिए एक तो हमें देसी गाय बहुत जरूरी है। अगर देसी गाय नहीं है तो हम जीवामृत घनजीवामृत बनाने में बड़ा समस्या होगी। देसी गाय कुगड़ वाली गाय होती है, वो सभी जानते हैं। और मेरे भाई नैन सिंह जी जुड़े हैं। तो भैया मेरे पास इस समय 3 देसी गाय हैं। मैंने देसी गाय पे काम किया 2009 से। देसी गाय पकड़ के मैंने साहिवाल का सीमन पड़वा के साहिवाल तैयार की। साहिवाल से मेरे थार पारकर इस समय तैयार है। और थार पारकर से फिर क्रॉस करा के मैंने अगली बार गिरी का सीमन डलवा के उस गाय पे अभी मेरे पास गिरी बच्चिया है। तो अब मेरे पास सब वैरायटी हो गई। अब एक पे काम करना है, जैसे गिरी पे मैं गिरी का सीमन पड़वाऊंगा और थार पारकर का सीमन। अब मेरे पास कई प्रजातियां आगे 3-4 साल में देखने को मिलेगी। तो गाय की नस्ल सुधार पे भी काम कर रहा हूँ। लोग 2-2 किलो दूध वाली गाय धोने के बाद छोड़ देते, तो मेरा विचार है कि ये 2 किलो वाली गाय पकड़ के हम उसको ज्यादा उत्पादन के लिए बढ़िया नस्ल के साढ़ों से या कृत्रिम गर्भाधान से बढ़िया नस्ल से गर्भित करवाएं और दुधारू आगे वाली नस्ल हमारे दुधारू पैदा हो, जिससे हमें अर्जन पैसे का अर्जन हो और हम गाय छोड़ने की नौबत ना आए। आपकी पैदावार में क्या अंतर है? आपकी पैदावार कैसी आ रही है? क्या अनुभव है उसका? पैदावार मेरे धान की पिछली साल भी 4 कुंतल बीघा आई थी, 20 कुंतल प्रति एकड़। और इस वर्ष मेरा अंदाजा उससे आगे जाएगी। आप अपने खुश हैं खेती से? है सर। खुश से आप अपनी खेती से खुश है? ये जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं आप इससे खुश हैं? प्राकृतिक खेती का जो मेरा उत्पादन जितना होता है, एडवांस में लोग खरीदने को तैयार होते हैं। इस समय मेरा गेहूं जो बंसी गेहूं तैयार हुआ था वो 50 रुपए किलो में बिक रहा है। और मैंने कई बार अपने जिलाधिकारी महोदय से
प्रश्न किया सर, हम गो आधारित वाले किसानों का प्रोत्साहन कैसे होगा? जब आपको 2 लाख 1 लाख सैलरी मिल रही है तो गो आधारित खेती वालों का आप सामान खरीदें। तो डीडी साहब प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि दुर्बीर सिंह में तो 700 रुपया किलो मिक्सर आटा लाता था रामदेव जी का, अब मुझे अपना आटा दीजिए। तो उन्होंने मुझसे अभी हर महीने 7-8 किलो 10 किलो तक आटा लेते हैं, 100 रुपया किलो बंसी गेहूं का। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने ये सब हमारे साथ साझा की। और मैं यही चाहता था कि आपने भी बताया कि आप जो जो चीजें बना रहे हैं और जो आपने जीवामृत और सभी चीजों के बारे में बताया, तो ठीक है, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप हमारे ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हमने आपको जोड़ा हुआ है, तो इसमें जो भी किसान भाइयों की समस्या वो डालते रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप उनका समाधान, जैसे आपका एक्सपीरियंस है वो आप उनका समाधान दें। जी धन्यवाद दुर्बीर सिंह जी, जो आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, निमंत्रण, और हमारे किसान भाइयों को अपनी जानकारी प्रदान करी। धन्यवाद। अभी हमारे साथ, जी धन्यवाद, अभी हमारे साथ महेंद्र सिंह जी भी हैं, जो कि आजमगढ़ से हैं, और सुभाष पालेकर जी के गुरु जी, उनके साथ में मिलकर वो खेती कर रहे हैं, सुभाष पालेकर उनकी वीडियो से। तो मैं चाहता हूं उनको भी, महेंद्र सिंह जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप इसको अपने आप को अनम्यूट करें और प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिए। महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? आपका नाम तो शो हो रहा है ग्रुप में, महेंद्र कुमार सिंह जी आजमगढ़ से हैं जो। अभी जो कुछ लोगों ने हाथ उठाया उनको चांस दे दीजिए। जी वीरेंद्र सेठ जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? वीरेंद्र सेठ जी। जी सर नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे आपने बताया गोबर खाद के अंदर कंपोस्ट प्रॉपरली नहीं होता है, जिससे ऑर्गेनिक कार्बन भी जो चाहिए वो मिलता नहीं, तो हम कैसे ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा गाइडेंस करें गोबर खाद के अंदर। देखिए, गोबर की खाद अगर बनाना चाह रहे हैं तो एक जगह गोबर इकट्ठा करिए, जो भी जैविक अवशेष है एक जगह इकट्ठा करिए। जब आपको खाद बनानी हो तो गड्ढे में मत बनाएं, आप वो ढेर जो है किसी छाये में एक दिन में बनाइए। पहले गोबर डाल दीजिए, फिर घास फूस, फिर गोबर, फिर घास फूस, इस तरह करके उसको बनाइए। और जैसे एक जो ढेर है आपका 5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा, 1.25 मीटर ऊंचा हो गया, इसको गोबर मिट्टी से लीप दीजिए, फिर दूसरा ढेर बना दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो आपका ढेर है, ये अगर जुलाई में बनाते हैं तो अक्टूबर नवंबर में आपका ये ढेर सड़ के तैयार हो जाएगा, जो गड्ढे वाली खाद से अच्छा होगा। दूसरा जैविक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन जो आपके खेत में बढ़ाना है, उससे हरी खाद है, दलहनी फसलें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपने खेत का जैविक कार्बन या ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा सकते हैं। सर मुझे उसको कमर्शियली सेल करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा गाइडेंस करें। सेल करना है तो उसके लिए आपको वर्मी कंपोस्ट बनाइए। वर्मी कंपोस्ट जानते हैं, बहुत पॉपुलर चीज है, इसको हर लोग आराम से लोग बना रहे हैं गांव में। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए एक छप्पर या शेड होना चाहिए, छप्पर के नीचे आपकी बेड होनी चाहिए। आप वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो ऊपर से छाया होनी चाहिए, दूसरा जो केंचुओं के लिए आप दे रहे हैं भोजन, गोबर और घास, ये ताजा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा 15-20 दिन पुराना होना चाहिए, और उसमें नमी होनी चाहिए। नमी रहेगी तभी आपकी जो केंचुए हैं वो अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो मान लीजिए पहली बार आपने एक बेड बनाई, उसी एक बेड से आप अगले साल 3 बेड कर सकते हैं, फिर 4 बेड, 5 बेड, ऐसे बढ़ाते जाइए। और पहली बार जब वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट बनने में टाइम लगता है, क्योंकि केंचुओं की संख्या कम होती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो उसी तरह से आपकी वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन भी बढ़ता रहता है। इसको अच्छी तरह पैक करके आप बेच सकते हैं, इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। सर मैं चाहता हूं कि अभी इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए हम नेचुरल फार्मिंग की बात कर रही है, तो महेंद्र कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सुभाष पालेकर जी के साथ पिछले कई दशकों से उनके साथ जुड़े हुए हैं,
और भ्रमण के लिए जो हमारे किसान बंधु है यूपी से, उनके साथ उनको लेके भी जाते हैं अपने साथ में, और उन्होंने बहुत सारे फार्म भी विजिट किए। तो मैं चाहता हूँ महेंद्र कुमार सिंह जी इस पे प्रकाश डालें, क्योंकि वो सुभाष पालेकर जी को बहुत करीबी से उनके साथ उन्होंने कार्य किया हुआ। जी महेंद्र कुमार सिंह कंटिन्यू कीजिए। सर अनम्यूट कीजिए महेंद्र कुमार सिंह जी, अपने आप को पहले अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक को अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। हेलो जी आ रही है जी बोलिए। तो मैं सभी किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं, और हमारे एटा के दूरबीन भाई भी जुड़े हैं, उनको देख के बड़ा अच्छा लगा। रामावत जी भी जुड़े हैं, सबकी बातें बहुत अच्छी लगी, सब लोग बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। और मैं 2016 से जुड़ा हूं, और तभी से पालेकर जी के शिविर कर रहा हूं, यात्रा शिविर कर रहा हूं, बराबर कर रहा हूं। आज तक कोई शिविर उनकी छूटी नहीं, और ज्यादा ज्ञान मिलता है जो हम लोग यात्रा शिविर में जाते हैं, और किसानों का अलग अलग जो खोज की है, जिस तरीके से लोग ये सुभाष पालेकर कृषि कर रहे हैं, तो वो सब देखने का मौका मिलता है। उस हिसाब से हम अपने जनपद में, दूसरे जनपद में प्रशिक्षण भी देते हैं। और मैं अपने यहाँ पे 20,000 लीटर का टैंक बनवाया हूँ, सारी नई तकनीक लगाया हूँ, उसको मैं वीडियो में डालूंगा कि एक आदमी जो है पूरा स्प्रे कर सकता है। और मेरे फार्म पे 5 तरीके से सिंचाई होती है। इस समय तो धान लगा हुआ है, और मैंने ये बासमती और गोविंद भोग और ये जो है जूही बंगाल और काला नमक, 5-6 किस्म के मैंने सेंटेड धान लगाए हैं। तो अभी पहला स्प्रे मैं आपको भेजा था कि मैंने घन जीवामृत का और जीवामृत का स्प्रे मैंने किया है, और मैं हर 15 दिन में जीवामृत का स्प्रे करता हूँ। 20,000 लीटर का मैंने जीवामृत टैंक बनवाया है, वहीं से मैं 2 हार्स पावर का मोटर सिस्टम लगाया हूँ, और एक आदमी पाइप ले लेता है, वो 150 kg पे चलता है, और स्प्रे आराम से हो जाता है दिन भर में। सब टोटल मैं 5 एकड़ इस समय कर रहा हूँ, और बाकी तो खेती मेरे पास 12 एकड़, 5 एकड़ में है, वहीं पे गौशाला है, वहीं पे गोबर गैस प्लांट है। और मेरे पास 8 साहिवाल गाय है, छोटी बड़ी मिला के 8 साहिवाल गाय है। गोबर पर्याप्त मात्रा में होता है। और घन जीवामृत जो है मैं ट्राली की ट्राली बनाता हूँ, तो दरवाजे पर ही उसको मैं सुखा लेता हूँ, उसको रोटावेटर चला देता हूँ, और कम से कम 3-4 ड्रम मैं जीवामृत बनाता हूँ। और 20 kg पे आप 20 लीटर 1 क्विंटल पे मैं उसको छिड़कता हूँ। इस हिसाब से 2-3 बार छिड़क के फिर उसको सुखा के रख देता हूँ। मेरे पास हमेशा 1 ट्राली 2 ट्राली घन जीवामृत, जब भी कोई आए उसको देख सकता है, जीवामृत हमेशा बना रहता है। तो इस तरीके से मैं अपना कार्यक्रम चलाऊं। मेरा उत्पाद जो है वो बड़ी आसानी से पूरे भारत में जा रहा है, और मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मुझे जो मेरा फार्म देख लिया, या मुझे जो लोग ग्रुप में देख लिए, तो वो जानते हैं कि यहाँ पे कैसे सततापूर्ण काम हो रहा है। क्योंकि पालेकर जी हमको, हमारे ऋषि किसी पद्म श्री डॉक्टर सुभाष पालेकर जी अपने शिविर में, यात्रा शिविर में हमको ज्ञान, विज्ञान, सत्य, अहिंसा, धर्म और जैव विविधता, ये 6 चीजें इतना बढ़िया बताते हैं, और उसको हम लोग अपने अपने फार्म पे लागू करते हैं। अब इस समय फॉरेस्ट जंगल मॉडल ये हमारा सब हर किसान तैयार कर रहा है, जो वो प्रशिक्षण ले रहा है। तो मेरे ख्याल से जीवामृत जो है 2 पौधों के बीच में देना सबसे ज्यादा लाभकारी, चाहे आपकी फसल हो और चाहे आपका जो है वो फल पेड़ हो, चाहे आपका सब्जी हो, ये बहुत बम्पर रिजल्ट आता है। और कीट नियंत्रक में मैं हमेशा, मेरे पास 10 पानी अर्क बन के तैयार रहता है, और 40 दिन में बनता है। उसमें 10 पत्ते लगते हैं, 1 किलो हल्दी लगती है, 1 किलो अदरक की चटनी लगती है, मिर्ची की चटनी लगती है, लहसुन की चटनी लगती है। इस तरीके से हमारे भैया ने कीट नियंत्रक के बारे में बहुत निमास्त, ब्रह्मास्त्र, अग्नास्त्र सारी चीजें बताई, बड़ा अच्छा लगा। तो इसमें आपको ध्यान देना होना चाहिए कि आपकी गाय देसी होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भारतवर्ष की जो 50 तरह की गाय हमारे हैं पूरे भारत में, उन्हीं में A2 दूध पाया जाता है, और उनके गोबर में 1 ग्राम में कम से कम 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं। लेकिन उसी गाय में पाया जाता है जो गाय प्राकृतिक चारा खा रही है, और कम से कम 2-3 घंटे वो चर रही है, उन्हीं में 300 से 500 करोड़ होता है।
और जो गाय सबसे कम दूध दे रही है उसी के गोबर गोमूत्र की क्वालिटी बनती है, सबसे बेटर बनती है। जो गाय ज्यादा दूध देगी उतनी बेटर नहीं बनेगी। मेरी कोई भी गाय है वो 1.5-2 लीटर के ऊपर दूध नहीं देती, सारी देसी गाय है। और मैं कभी भी संवर्धन करके ऐसा नहीं चाहता कि मेरी गाय बहुत ज्यादा दूध दे। अभी 4-5 दिन पहले मेरी एक गाय ने बच्चा दिया है, 1 लीटर दूध दे रही है और सारा दूध उस बच्चिया भी आई है साहिवाल की और उसको पिला देता हूं। तो हमको उनके गोबर गोमूत्र की क्वालिटी बनाना है तो दूध कम वाली गाय चाहिए या दूध न देती हो जो गाय, और सबसे बेटर है क्योंकि उसका सब कुछ जो है गोबर गोमूत्र में चला जाएगा। तो ऐसे हमारे 2-3 किसान हैं आजमगढ़ में जिन्होंने गाय रखा है और काम कर रहे हैं और ये सुभाष पालेकर कृषि कर रहे हैं। तो वो गोबर और गोमूत्र उससे ले रहे हैं, दूध उनको नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा भ्रम हो जाता है किसानों में और बहुत तेजी से ये भ्रम हो रहा है कि जितने लोग जहां पे लोग ये सरकारी लोग हैं चाहे जो हो, हमेशा ये प्राकृतिक कृषि बोल रहे हैं और किसान को भ्रम हो जा रहा है। कृषि तो किसान एक चौराहे पे खड़ा है मेरे हिसाब से, और उसको भ्रमित ये किया जा रहा है कि कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खेती, बायोडायनेमिक खेती, पंचगव्य, 10 गव्य, यौगिक खेती, प्राकृतिक खेती, ये सारी चीजें जो है उसको बताई जा रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि प्राकृतिक खेती है क्या। तो मेरे हिसाब से जो गुरुजी ने बताया वो प्राकृतिक खेती तो केवल जंगलों में है। इसलिए सुभाष पालेकर कृषि जो सुभाष जी ने अध्ययन किया है, जो 20-22 साल उन्होंने रिसर्च किया, जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत सारी चीजें उन्होंने जो तकनीक दिया वही खेती सबसे सही है। और जो रिजल्ट मैं 7-8 साल से देख रहा हूं अपने प्लाट पे, बम्पर रिजल्ट है। अभी पहला स्प्रे मैंने और पहली सिंचाई मैंने अपने धान पे किया है और रासायनिक से बेटर मेरा धान है। लेकिन व्यवस्था समय से 15 दिन मेरा जो है ज्यादा नहीं हो पाता, मैं स्प्रे जरूर कर देता हूं। आज मेरा कुछ जीवामृत बचा हुआ है, मेरा आदमी अभी गया है, वो सीधे डायरेक्ट डिब्बे से धान में छिड़क देगा, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि 11-12 दिन का हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप पूर्ण रूप से ये सुभाष पालेकर कृषि करेंगे, जीवामृत, घन जीवामृत का हम टाइमली प्रयोग करेंगे, तो सबसे बड़ी बात तो आपके खेत में कीट आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपने जो शुरू किया है ये इम्यूनिटी पावर अपने आप इससे बढ़ जाती है। क्योंकि हमारा ये देसी गाय जो है वो ईश्वर का देवदूत है और इसमें सारी चीजें होती हैं। देसी गाय में सींग, लर और डिल होना जरूरी है, क्योंकि जो भी 27 नक्षत्रों से वैश्विक ऊर्जा मिलती है हमारी गौ माता को, वो शरीर में आती है, शरीर के माध्यम से दूध में आती है, दूध के माध्यम से हमको मिलती है, गोबर में जाती है, गौमूत्र में जाती है। तो ये होना बहुत जरूरी है। गाय के पास सींग, डिल और लर होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम एक देसी गाय रख लेंगे तो हमारी लागत को कम हो जाती है। हमको अपनी लागत हम कहाँ से कम करें। आप जो भी खेती, जैविक खेती है, वर्मी कंपोस्ट है, तो वर्म आपको खरीदना है और आप ले आएंगे, या जो भी आप अन्य खेती करते हैं बाहर से जो आप खरीद के लाते हैं, चाहे वो कीट नियंत्रक हो, ये सब बहुत महंगे मिलते हैं। और हमारे यहाँ जो हम सुभाष पालेकर कृषि करते हैं उसमें एक देसी गाय के अलावा कुछ नहीं। आप उसको खिलाते रहिए, दूध नहीं दे रहे खिलाइए, शाम को सुबह आपको 10 किलो गोबर दे देगी, 1 एकड़ की खाद, 1 एकड़ का जामन आपका तैयार हो गया। और उसके बाद जो है इसमें एक प्रॉब्लम निराई की है, तो भैया ने बताया आच्छादन से घास भी खत्म होती है, ये सत्य बात है। और आप जितना बेहतरीन आच्छादन कर देंगे उतना ही बेहतरीन जो है वहां के भूमि का रिजल्ट आता है, क्योंकि वहां पे अगर 4 इंच आपने आच्छादन कर दिया तो वहां पे सूक्ष्म जीवाणुओं का निर्माण बड़ा तेजी से होता है, क्योंकि उनको सूक्ष्म पर्यावरण मिलता है। वहां पे केचुआ आते हैं, वहां पे सूक्ष्म जीवाणु आते हैं और वहां पे ह्यूमस की न्यूनति ज्यादा होती है, वो जमीन बेटर होने लगती है। तो आपके किसी भी फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती है। मेरे यहाँ आप आएंगे, आप इस समय भी बरसात के सीजन में आप काष्ठ आच्छादन देखेंगे रखा हुआ है। और जैसे हम सब्जी वाला काम शुरू करेंगे ये सारे चीजें ढकते चले जाएंगे, उससे फिर हमको न पानी देने की जरूरत है। 10% पानी की से कैसे खेती होती है आप इस रबी वाले सीजन में हमसे आप हमारे यहाँ फार्म पे देखेंगे। मात्र एक टुल्लू पंप से
एक टिल्लू पंप से एक बार सिंचाई कर दिया आपने, आच्छादन 4 इंच का दे दिया, फिर सिंचाई करने की जरूरत नहीं है उसमें। सारा पानी का संरक्षण हम करते हैं, हमारा पैसा कम लगता है, हमारा उत्पाद बहुत महंगा बिकता है, ये सत्य है। मैं तो वो बहुत कम रेट में बेचता हूं कि ये जो भी है हमारा मध्यम स्तर का जो उपभोक्ता है उसके यहाँ तक पहुंचे। तो इतने अच्छे वैरायटी के मैं चावल पैदा करता हूँ, जौ पैदा करता हूँ, चना पैदा करता हूँ, मटर पैदा करता हूँ, तीसी पैदा करता हूँ। अपने परिवार के लिए कोई ऐसा सामान नहीं है जो मैं न पैदा करता हूँ। मुझसे जो बच जाता है, बहुत बचता है, सब मैं बेच देता हूँ और हाई रेट में बिकता है। केवल सब्जी हमारी जो तैयार होती है तो हम उसको इधर उधर नहीं कर पाते, हमारे उपभोक्ता नहीं है और वही हमको मंडी रेट बेचना पड़ता है। बाकी जितने भी हमारा उत्पाद है वो अब केवल हमसे एक ग्राहक है, वो केवल हमसे जौ और चने का सत्तू मांग रहा है, जितना हम दे सके उसको ले लेगा। तो अगली साल ज्यादा से ज्यादा हमारा जौ रहेगा और चना रहेगा, क्योंकि 50 किलो मैंने उसको भेजा था और बहुत ही जो जिसको भी उसने दिया, अच्छे अच्छे लोगों को दिया, तो इससे डायबिटीज कंट्रोल हो रही है। अगर आप शुद्ध रूप से सुभाष पालेकर कृषि का चना और ये जो है जौ का आटा आप लीजिए तो देखिए आपका पेट भी बहुत साफ सही रहेगा, कोई रोग नहीं लगेगा और ये शुगर भी कंट्रोल इससे हो रही है। तो वो बहुत डिमांड कर रहा है, तो इस तरीके से बिक रहा है। आप ईमानदारी से सत्य पथ पे कोई काम करना सीखिए, जैसा मैं कर रहा हूं। मैंने आज तक कोई किसी खेती के बारे में सोचा ही नहीं कि है क्या, न उसके बारे में जाना। मैं जान गया कि हाँ ये तकनीक अच्छी है और ये पूर्ण रूप से जो है ये कम खर्चे में है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो मैंने इसको शुरू कर दिया। आज लगभग जितने भी किसान हैं जो खेती कर रहे हैं सुभाष पालेकर की या प्राकृतिक कृषि की, तो लगभग सभी लोग जानते हैं और लगभग मैं सभी लोगों को जानता हूं। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से ये प्रोग्राम हुआ और इसमें मुझे कहा गया और किसी को जो भी हमसे कहना हो, पूछना हो, वो पूछ सकते हैं। बाकी एक सारी नई तकनीक कि कहां से हमारा पैसा कम खर्च हो, वो सारी तकनीक मैं अपने फार्म पे लगा रहा हूं। कोई भी आके देख सकता है। 10% पानी से खेती और एक ही लेबर से 5 एकड़ में सारा स्प्रिंकलर चला देगा, डायरेक्ट वो पानी दे देगा और हमारी रेन पाइप चल जाएगी, हमारी ड्रिप चल जाएगी और हमारा स्प्रे भी चल जा रहा है उससे। तो ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी महेंद्र कुमार सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूँ हमारे जो सभी किसान साथी जुड़े हैं कि मैं आजमगढ़ में जब मैं गया था अपनी साइकिल यात्रा के दौरान, तो उसमें मैं महेंद्र जी से मैं मिला था और इनके जिले के बहुत सारे किसानों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इनके आस पड़ोस के गाँव के। तो मुझे वहां से हम लोगों का कार्यक्रम किसी महाविद्यालय में लगा हुआ था, आप वहां पे गए थे? जी, आजमगढ़ में जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय जो अपना कृषि विश्वविद्यालय नरेंद्र देव आचार्य यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, महाविद्यालय जो है आजमगढ़ में, तो वहां से हमारा मिलना हुआ था। तो उनके जो आजमगढ़ केवीके के थ्रू हम मिले थे। तो मैं चाहता हूं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं चाहता हूं कि हमारे जो मुरलीधर वर्मा जी जो कि लखीमपुर से हैं, वो भी अपने आप को 5 या 10 मिनट का समय लेके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो उन्होंने प्राकृतिक खेती में अपना एक्सपीरियंस है। जी मुरलीधर जी। सादर प्रणाम सभी साथियों को, नीरज जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपने ऐसा कार्यक्रम करके सभी भाइयों को आपस में जोड़ने का काम किया। साथियों, मैं गत 5 वर्षों से पद्मश्री सुभाष पालेकर जी के मार्ग पर अनुसरण करने का प्रयास कर रहा हूं और मैं अपने खेत में 1 एकड़ खेत हमारा जो है वो गौ आधारित प्राकृतिक खेती की पूरा जो है कार्यक्रम कर रहा हूं। हम गन्ना और हल्दी साथ में उगाते हैं, धनिया, मसाले में हमारे पास धनिया भी है, हल्दी भी है और धान भी लगाया है इसमें। और चारा के लिए भी मैं गौ आधारित ही चारे की व्यवस्था करता हूं, ताकि हमारे पशु भी जो है नेचुरलिटी की तरफ बढ़े, उनका दूध भी अच्छा हो, उनका घी भी अच्छा हो। तो मैं ज़्यादा समय ना लेकर के मैं यही चाहता हूं कि मार्केट के लिए भी अपनी नेटवर्किंग बनाना होगा और अपने अंदर। मुरलीधर जी, थोड़ा ये बताएं आप क्या क्या इनपुट यूज करें। बाकी सभी श्रोताओं ने तो बताया कि वो कैसे बनाते हैं, अब आप बताएं कि आप क्या क्या इनपुट यूज कर रहे हो और क्या आपकी क्या पैदावार, आपको कैसा अनुभव है, क्या पैदावार के ऊपर आपकी टिप्पणी है?
पैदावार अच्छा हो रहा है। गन्ना हमारा वही 50,000 कुंटल का लगभग हो जाता है, और धीरे धीरे करके हमारा और ग्रोथ बढ़ेगा। धीरे धीरे करके जब कई पीढ़ी होती है तो वो मजबूती से और बढ़िया ग्रोथ करता है, क्योंकि बीच में कुछ जगह खाली होती है, उसमें दूसरी फसल होती है। दूसरी बात ये, मैं यही जो बीज को शोधन करने के लिए बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, यही सब प्रक्रिया से गुजार करके मैं अपनी खेती कर रहा हूँ। और क्या अनुभव रहा आपके जो साथी किसान भाई हैं, उनके द्वारा क्या आपके कारीगरों, क्या उनकी बढ़िया टिप्पणियां है, क्योंकि आज युग की आवश्यकता है गौ आधारित खेती की। इससे हमारा पर्यावरण की सुरक्षा बहुत बड़ी होती है, और ये हमारा जल संरक्षण का बहुत बड़ा काम होता है। और ये हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जैसे देसी केंचुआ तो आम आदमी जानता है, हमारा मित्र है, लेकिन करोड़ों करोड़ों प्रकार के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं हमारे, तो वो उन नष्ट होने से बचता है। और हमारी केंचुओं की वजह से हमारा वाटर लेवल धीरे धीरे करके चीप चीप करके जो पानी हमारे अंदर जमीन में जाता है, वाटर लेवल दुरुस्त रहता है, तो सिंचाई की आवश्यकता ऐसे ही कम पड़ जाती है अपनी प्राकृतिक खेती में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको भी हमने अपने ग्रुप में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग का जो हमारा सीधा बोला जाए पेस्टिसाइड फ्री, जिसमें हम किसी प्रकार का रासायनिक यूज नहीं कर रहे, ये हमारा एक जी व्हाट्सएप ग्रुप है, और इसी के तहत हम लोग हर शनिवार को 11 बजे से जी 12:30 के बीच में हम ये चर्चाएं करते हैं। तो मैंने उसमें आपको ऐड भी कर दिया है, और बाकी बहुत आप बहुत अपना थोड़ा सा अपने बारे में डालें, उसको पोस्ट करें, ताकि जो हमारे और किसान भाई हैं तो वो आपसे जी भी जुड़े और उसमें आपका अनुभव साझा करें। ये हमारे लिए भी और हमारे फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और हम लोग भी इसकी तरफ जी। बढ़ेंगे। जी धन्यवाद। और मैं सबको सादर प्रणाम साथियों। मैं देर से जुड़ पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई नहीं, जी जी लेकिन बहुत खुशी हुई सबसे मिल करके। और बस यही इरादा है कि अपना भी सुधार होगा, अपने बच्चों का भी सुधार होगा, समाज का भी सुधार होगा, और जी ये मील का पत्थर साबित होगी प्राकृतिक खेती हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास जी आधा घंटे का समय है, और अब हम इसमें क्वेश्चन आंसर लेते हैं। मैं ठीक चाहता हूं कि जो हमारे आज के किसान, जो प्रगतिशील किसान, और जो हमारे डॉक्टर आर्यराम सर है, ये हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उनका जवाब देंगे। हम जी पहला हाथ जगदीश पटेल जी का उठा है, तो जगदीश पटेल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्लीज शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को छोटा रखिएगा और संक्षिप्त में कीजिएगा, और उसका जवाब दीजिए। जगदीश जी, जगदीश पटेल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर प्रमोद कुमार सर, डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर जी, हेलो। जी पूछिए सर। हेलो। जी जी, आ रही है आपकी आवाज, पूछिए। हाँ नीरज जी, आवाज आ रही है? जी हाँ, बराबर आ रही है, पूछिए आपका question। हाँ, तो सभी को मेरा नमस्कार। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोतीपुरम मेरठ की तरफ से, है ना? जी सर जी। क्योंकि मैं काफी देर से आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो किसान हैं वो प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती की तरफ अग्रसर हैं। और कुछ ही टाइम लगेगा कि इनको उपभोक्ता खुद ढूंढने लगेंगे, क्योंकि खाने वाले इतने त्रस्त है कि उनको अच्छी चीजें नहीं मिल पा रही है। मैं चाहता हूँ सर आप वीडियो ऑन करें, एक बार आपको भी सब देख ले, क्योंकि आप बहुत किसानों के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, और मैं आपसे भी मिलके भी आया था पिछले वीक। तो मैं चाहता हूँ आपका फोटो और आपकी वीडियो भी सभी किसान बंधु देख सकें। जी सर, हाँ आप बताइए। जी, तो बात जब चावल और बासमती की आती है तो हमारा संस्थान इसके लिए डेडिकेटेड है, ये आप भी जानते हैं जी नीरज जी। जी तो जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और वो बासमती जीआई एरिया के अंतर्गत आते हैं, तो वे किसान कुछ ऐसी तकनीक अपने बासमती धान में अपना सकते हैं जिससे कि उनके यहाँ पेस्टिसाइड का, जो बायो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उनका भी बचाव होगा, और साथ में क्वालिटी प्रोडक्ट प्राप्त होगा। जैसे कि हमारी एक पाठा प्रैक्टिस है, जो हम रोपाई करने के 15 दिन से लेकर 25 दिन के बीच में 1 से 2 बार लगवाते हैं, तो उनके बासमती धान में बहुत अच्छा फुटाव होगा। पत्ती लपेटक की जो समस्या आती है वो लगभग बहुत कम रह जाएगी। दूसरा क्या है कि जो मृदा में हलचल होगी उसका जो लाभ मिलेगा ना, तो किसान को, जो कहते हैं कि कल्ले कम बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, तो जैविक खेती में भी आप अपने धान की फसल में पूरे कल्ले बना सकते हैं पाटा प्रैक्टिस अपनाकर। एक और सिंपल सा समाधान है कि आप प्रति बीघा के हिसाब से 2 मच्छरदानी वाली छड़ी, स्टिक, जो घरों में मच्छरदानी में लगाते हैं, प्रति बीघा के हिसाब से आप वो लगा दें, तो एक चिड़िया होती है काले रंग की, वो उन डंडियों पर बैठना शुरू हो जाएगी,
आपके खेत में जितने भी इंसेक्ट है ना, जो तितलियां उड़ रही हैं, तो वो उनको कैच करके खत्म करना शुरू कर देगी। एक ये बहुत आसान है। दूसरा, फेरोमोन ट्रैप आप तना छेदक के लिए लगा सकते हो। यदि प्राकृतिक खेती में तो वे 8 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाए जाते हैं, उसमें आप यूज कर सकते हो। और प्रैक्टिकल के लिए चाहे आधा ही एकड़ में आप लगाओ तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इन्हीं के साथ में एक ट्राइकोग्रामा कार्ड आता है जो तना छेदक के एग मास को खत्म कर देता है और आगे आने वाली उसकी जनरेशन लगभग समाप्त हो जाती है। तो उसके लिए प्रति एकड़ के हिसाब से 2 ट्राइकोग्रामा कार्ड किसान लगाएं। लगाने का तरीका बड़ा आसान है कि ट्राइकोग्रामा कार्ड लाएं, या तो सुबह को जल्दी 8-9 बजे तक मैक्सिमम, और शाम को 4 बजे के बाद आप अपने खेत में एक कार्ड पर जो 10 खाने बने होते हैं उनको कैंची की सहायता से या काट लें। तो और एक खाने को 200 स्क्वायर मीटर के हिसाब से पत्ती के निचली सतह उल्टा करके लगाएं। तो उसके ऊपर जो ट्राइकोग्रामा के एग हैं उनसे छोटे छोटे उसके इंसेक्ट निकलकर पूरे खेत में फैल जाएंगे, और जहां भी एग मास उसको दिखाई देगा उसको वो डैमेज कर देंगे। किसान भाइयों, यदि इसकी प्रैक्टिकल आप देखना चाहोगे तो मुझे आप मेरे नंबर पर हाय भेजिए, तो मैं उसकी वीडियो आपको दिखा दूंगा कि वो कैसे एग मास पर काम करता है। और बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है। लगभग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसको 45 रुपए पर कार्ड के हिसाब से दे रही है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर राजेंद्र सिंह इस काम को बखूबी निभा भी रहे हैं। तो आप उनकी सहायता ले सकते हैं और प्राकृतिक खेती करते हुए स्वयं को बिजनेस बढ़ा सकते हैं और जो उपभोक्ता है उनके स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। बासमती से संबंधित यदि कोई जानकारी आपको चाहिए, कभी भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं, जो मैं चाहूंगा कि हमारे साथी या तो याद कर ले या नोट कर ले, क्योंकि वो हमने हेल्पलाइन के साथ साथ में व्हाट्सएप नंबर भी बनाया हुआ है। जो लोग हमसे 9 बजे से लेके 5 बजे के बीच में बात नहीं कर पा रहे, या किसी वजह से हम मीटिंग में हैं, वर्कशॉप में हैं, फोन कॉल नहीं उठा पा रहे, तो वे हमें व्हाट्सएप करके छोड़ सकते हैं और उनको जितना जल्दी होगा, लगभग 24 घंटे से पहले उचित जवाब जरूर मिल जाएगा। तो आपने एक बार नंबर नोट कर लें। हमारा बासमती हेल्पलाइन नंबर है 8630641798। 8630641798। और मेरा पर्सनल नंबर भी यदि नोट करना चाहे तो वो भी आप नोट कर सकते हो, 9720397754। 9720397754। और मैं एक और निवेदन आप लोगों से करूंगा, यदि आप बासमती जेई एरिया के अंतर्गत हो और आपको कभी मेरठ आने का मौका मिले, खासकर अगस्त से लेके और अक्टूबर तक, तो आप हमारे यहाँ बासमती की विभिन्न वैरायटियों का ट्रायल देख सकते हो और उसको कैसे ग्रो करते हैं वो सब देख सकते हो। नेचुरली आपको देखने को मिलेगा। एक और है कि हमारा डॉक्टर रितेश शर्मा जी का यूट्यूब चैनल है, उसको भी देखकर आप बहुत सारी बातों को सीख सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो और अपनी सलाह भी हम लोगों को दे सकते हो। हम लोग सदैव ऐसी ऐसी प्रक्रिया में लगे रहते हैं कि जो छोटी छोटी तकनीक है जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन यदि उसको आप अपनाए, जैसा कि एक बहुत छोटा सा है, तना छिदक के एग मास को कलेक्ट करना, कि पहले आपको पहचान आ जाए कि भाई कौन सी पत्ती तोड़ के हमें इकट्ठी करनी है। क्योंकि शायद आपको पता होगा, एक पत्ती इकट्ठा करने का मतलब है अपने लगभग 70-80 से लेके 150 सुंडियों को खत्म कर दिया। और आपने 50-20 भी पत्ती अपने खेत से शुरुआत में तोड़ दी तो आपके यहाँ बहुत कम लॉस होगा तना छेदक की वजह से, क्योंकि आप जैविक कर रहे हो तो इस तरह की प्रक्रिया अपना सकते हो। अब बाकी किसी का कोई सवाल है तो बात कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं रेगुलर जाता रहता हूं और मैं अभी रिसेंटली पिछले सप्ताह में मैं सर के पास जाके आया था। सर की बिजाई के मतलब पौधा जो अपने ट्रांसप्लांटिंग का काम चल रहा था, नर्सरी वो उसका धान का, और मैं रेगुलर भी जाता रहता हूँ और बहुत अच्छा प्रयास था मेरा।
मैंने सोचा भी था कि सर को लिंक शेयर की थी कि सर जरूर आए इसमें और सर शेयर करें। और ये सबसे अच्छी चीज बताना चाहता हूँ कि एपीडा जो बासमती जो डेवलपमेंट एक्सपोर्ट जो उनका सर का सेंटर है, ये एपीडा के अंदर में है और बहुत एक इंटरनेशनल नेशनल लेवल का एक सेंटर है जो कि पूरी दुनिया में बासमती के ऊपर, और हमारे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया प्रमोद सर ने, डॉक्टर रितेश जी जो कि वहाँ पे साइंटिस्ट हैं और वो विदेशों में भी भ्रमण करते रहते हैं और उनका प्रयास रहता है कि हमारे देश का जो चावल है वो जो निर्यात करते हैं हम लोग एक्सपोर्ट, वो कैसे पेस्टिसाइड फ्री रहे और उसको कैसे मार्केट में ज्यादा से ज्यादा डिमांड है और हमारे किसानों की उस प्रोडक्ट को सेल हो सके, उस पर भी सब लोग काम कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर प्रमोद सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर को मैंने खाली एक मैसेज किया था और सर ने किसान भाइयों के लिए इसको ज्वाइन किया ग्रुप और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की। और मैं बताना चाहता हूँ हमने कमेंट में 2 लिंक शेयर किए हैं, जो कि एक ट्रैकोगामा कार्ड की जो मैंने लास्ट वीक डॉक्टर राजेंद्र सर के इसके बारे में उनसे ट्रैकोगामा कार्ड के बारे में शूट की थी, वो रिकॉर्डिंग मैंने शेयर कर दिया। यूट्यूब लिंक है हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन का, उस पर सर की। और दूसरी मैंने, क्योंकि मैसेज हमारे पास आ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में कि हम कैसे ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है, तो उसके लिए भी मैंने लिंक भेज दिया है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी डॉक्टर प्रमोद सर को भी हम उसमें ऐड करके और सर उसमें बासमती के जो ग्रुप है उसकी लिंक शेयर कर देंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक। तो अब हम इसके आगे हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जो एक बहुत देर से एक हाथ हैंड रेज हो रहा है, फिर उसके बाद वो एक कोई फाउंडेशन है जो कि एक फाउंडेशन उनसे वो जुड़ना उनका क्वेश्चन, मैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। जी सर, सभी को नमस्कार। जी बोलिए। मैं ग्राम विकास फाउंडेशन बांदा से हूँ जी। और मेरे यहाँ 2-3 गौशालाएं संचालित हैं, जिसमें से मेरे पास पर्याप्त गोबर होता है, जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं। और वर्मी कंपोस्ट उत्पादित करके हम 1 किलो के पैक में, 20 किलो के पैक में हम लोग सप्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई वर्मी कंपोस्ट जैसे कृषि पर्पज के लिए यूज करना है, तो उसकी मात्रा कब क्या कैसे निर्धारित होती है, इस बारे में जानकारी चाहिए था। डॉक्टर हरिराम सर इस चीज को, इसके जो वर्मी कंपोस्ट है जी, जो गोबर का जनरली 15 से 20 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज की जाती है, तो उसका पांचवा भाग मतलब 4 से 5 टन जो है वर्मी कंपोस्ट 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगी अगले 3 सालों तक। 3 साल के बाद आप इसकी मात्रा कम कर सकते हैं। नहीं तो ये प्रतिवर्ष डालना है 4 से 5 टन प्रतिवर्ष। अच्छा, तीसरे साल से जब आपकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है तो उसके बाद से 4 से आप घटा सकते हैं, 2 से 3 टन पे आ सकते हैं। तो क्या इसके बाद फिर हमको दूसरी खादों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? नहीं, उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी आपको जीवामृत, घन जीवामृत, जो बायोडायनेमिक में हमने बताया, या ऋषि कृषि में अमृत पानी है, इसका भी। ये सब जो जैविक खेती की पद्धतियां हैं सब गोबर गौमूत्र से हैं, नाम ही अलग है, चाहे बायोडायनेमिक हो, चाहे आपकी ऋषि कृषि हो, चाहे प्राकृतिक कृषि हो, चाहे नेतकोई की कृषि हो, चाहे हुमा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। तो अगला लेक्चर हमें लगता है कि प्रोफेसर आर के पाठक का होगा अगले शनिवार को, हुमा जैविक कृषि पे। वो शायद जुड़े हुए भी हैं। नीरज जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला लेक्चर अगले सैटरडे को डॉक्टर पाठक हुमा जैविक कृषि पे देंगे, जिसमें हुमा एटमॉस्फेयर में किस तरह से आप यही जैविक खेती की पद्धतियों को फॉलो करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जैसे इस समय वर्तमान में कुछ किसान इच्छुक हैं कि हम गेहूं और धान में वर्मी कंपोस्ट आपका उपयोग करेंगे, तो क्या फसल में कुछ विशेष अंतर आ सकता है क्या इसमें? 100% आ सकता है, लेकिन ये जैविक खादें जी बुआई या रुपाई के पहले खेत की तैयारी के समय अगर इनका प्रयोग हुआ तभी ये ज्यादा अच्छा लाभ दे सकती हैं, क्योंकि एक बार आपकी बुआई या जर्मिनेशन या रुपाई हो गई है तो उसके बाद अगर ऐसे डालेंगे तो वो मिट्टी में मिल नहीं पाती हैं, जिससे उनका भरपूर फायदा आप नहीं ले सकते हैं। जी। और बुआई रुपाई के बाद केवल यही जीवामृत, घन जीवामृत जो भी है आप डालें तो उसका प्रभाव पड़ेगा। घन जीवामृत, जीवामृत, अमृत पानी, पंचगव्य, ये सब चीजें हैं गोबर गौमूत्र से ही बनते हैं, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें मेन है आपके लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु। जी। जैसी जो जिसकी अवस्था होती है वो बनाता है, उसका प्रयोग करता है, लेकिन इनका असर तभी आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा जब आपके खेत में उर्वरा शक्ति अच्छी हो, ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा हो, तभी इनका लाभदायक प्रभाव आप दे सकते हैं।
अच्छा, इसकी मार्केट की भी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन तो पर्याप्त हो रहा है, लगभग वर्तमान में मेरे पास 70 बेड हैं, जी। लेकिन यहाँ हमको बांदा में इसका मार्केट अभी समझ में नहीं आ पा रहा है। इसका जो है आपको थोड़ा वो जैसे मैंने पहले बताया, थोड़ा प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि किसान यूरिया डीएपी पोटास तो बाजार से खरीद लेता है, जहाँ पे जैविक खादों की खरीद की बात है वो नहीं खरीदता है। दिक्कत इस बात की है, तो इसलिए इसको थोड़ा प्रचार करने की बात है। थोड़ा आपको रेट भी इसका कम रखिए पहले, जब किसानों को लग जाएगा कि इसका फायदा हो रहा है, इससे उत्पादन बढ़ रहा है, तो उस समय आप थोड़ा धीरे धीरे इसके मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन पहले उनको बताना है कि इससे ज्यादा उत्पादन होता है, उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, मूल्य कम हो, तो धीरे धीरे किसान इसको अपनाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहता हूं कि अभी इस पे डॉक्टर प्रमोद सर ने कुछ कहना चाह रहे हैं धान से रिलेटेड। डॉक्टर प्रमोद सर। हेलो जी बताइए सर। हाँ, दरअसल जो मार्केट बनाने की बात आ रही है ना, वर्मी कंपोस्ट वगैरह की भी, जी क्योंकि बासमती करने वाले लोग भी ऑर्गेनिक कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुंच बनाने के लिए हमें सबको एक क्लब बनाना चाहिए, जिससे कि उस पर डिमांड डलती रहे, लोग आपस में मिलकर मांग करते रहें। हो सर, सकता है कि एक जी जी हम लोगों ने ये एक जो ग्रुप बनाया ना डॉक्टर साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो फाउंडेशन का, जो हमारा हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन है, इसने जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है किसान भाइयों के लिए, ये हम लोगों ने जैसे एक सेवा के तौर पे हम लोगों ने चालू किया हुआ है। इसमें करीबन 450 जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारा पोस्ट हार्वेस्ट का एक अलग ग्रुप है, तो इसमें क्या 450 किसान भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, सब भाई है। तो अगर किसी के पास कोई आवश्यकता है, मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई चीज जरूरत है तो वो उसमें पोस्ट करे, क्योंकि अगर सब अपनी ये डालने लगे, मेरे पास ये, उससे कोई मतलब नहीं। जिसको अगर कोई आवश्यकता है जैविक में, तो वो उस ग्रुप में डाले। अगर किसी भाई के पास होगी, चाहे कई बार होता है किसान भाई को देसी गौवंश चाहिए, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट को उस ग्रुप में डाले। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू। एक और है नीरज जी, कि हम अपने जो किसान भाई है ना, उनकी एक लिस्ट बना के उनके प्रोडक्ट उसके सामने मेंशन करके पीडीएफ बना दे, जी उसको ग्रुप पर शेयर कर दे। उसको हम काम है कर ना? रहे हैं डॉक्टर साहब, उस पर काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा, ताकि जैसे हमारे भी फोन में या किसी के भी फोन में होगी, कोई बात करता है तो वो पीडीएफ उनको सेंड कर सकते हैं, भाई इन किसानों से आप संपर्क करिए, इनका ये नंबर है, इनके पास ये प्रोडक्ट है, तो हमारे किसान इजीली आगे बढ़ेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। और जो बासमती जीआई एरिया में रहते हैं, उन किसानों से मेरी एक रिक्वेस्ट और थी, क्योंकि हमारे मोदीपुरम वाले बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम फार्म पर विजिट जरूर करें इस पीरियड में, क्रॉप के पीरियड में कोशिश करें। सभी नहीं कर सकते तो वे करें, जो बहुत पास में है वे लोग जरूर करें, और फिर उस एक्सपीरियंस को और अपने साथियों से साझा करें, ताकि वे भी समझ सके कि हम जो छोटी छोटी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसका कितना बड़ा प्रभाव फसल पर पड़ता है। ठीक है जी डॉक्टर साहब, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक बार आपसे भी डिस्कस करूंगा कि किसी दिन हम एक ऐसा सेशन कराते हैं जिसमें आप जो भी अपकमिंग में किसान भाई को जो आगे जो खेती कर रहे हैं धान की खेती, उसको अभी कौन कौन सी चीजें अभी से उसको बता के चले कि आगे ये उसको कार्य करने हैं। तो हम एक दिन एक ऐसा सेशन करते हैं जिसमें आप वो सारी चीजें बता पाए, हम उसकी बात करते हैं आपस में। ठीक है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, क्योंकि बासमती धान में जो बात है ना, मैं आपको बताऊं, वैसे तो बहुत सारे कीट होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन जो नुकसान पहुंचा सकते हैं ज्यादा, वे मुश्किल से 3 या 4 कीट है और 2 बीमारियां हैं मैक्सिमम। उनसे बचाव करना किसानों ने सीख लिया, तो उनको उत्पादन भी बढ़ेगा और क्वालिटी भी बढ़ेगी। ठीक है जी? ठीक है डॉक्टर साहब, ओके। राजाराम पटेल जी, राजाराम पटेल जी। जी सर, नमस्कार। जी पूछिए सर। और मैं पहले तो सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा सेशन आदरणीय नीरज जी और डॉक्टर साहब और सभी साथियों के द्वारा किया जा रहा है। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने बताया था कि वर्मी कंपोस्ट में कुछ बैक्टीरिया मिलाने की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे और पेटेंट वगैरह की भी चर्चा की थी। तो मैं आदरणीय सर से पूछना चाहूंगा कि वो कौन से बैक्टीरिया हैं, और दूसरी बात, वो ऑटोमेटिक उसे वर्मी कंपोस्ट में धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं कि अलग से मिलाना होता है? धन्यवाद। जी, वो अलग से डेवलप नहीं होता है, वो वर्मी वाश में आते हैं। और जैसे आपने वर्मी वाश से 1000 बैक्टीरिया आइसोलेट किया है, तो उसको टेस्ट करना पड़ता है कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं इनमें 1000 में जो लाभदायक हैं। जैसे
हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, फास्फोरस घोलक जीवाणु हैं, या उनको टेस्ट किया जाता है। बहुत सारे जो आपके पैथोजन है, बीमारी फैलाने वाले फंगस हैं, उनको लैब में टेस्ट किया जाता है। फिर उनको NBIM मऊ एक ICR का सेंटर, वहाँ उसको सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद से उनको रजिस्टर करना पड़ता है। फिर उनकी सारी जो प्रॉपर्टी है चेक करके फिर उसको हमने 2 बैक्टीरिया वर्मीवाश से, जो वर्मी कंपोस्ट से निकला था, उसकी बात मैं कर रहा था, जो 4 तरह की बीमारियों को भी मैनेज करते हैं, प्लस वो हार्मोन भी प्रोडक्शन करते हैं, अमोनिया प्रोडक्शन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उनमें बहुत सारी खासियत है। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। नागेश्वर जी, क्या आप बताना चाहें? जी क्या पूछ रहे राजाराम जी? सर उनका नाम यदि डॉक्टर साहब बताना चाहें। मैं भी 2014-15 से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। उनका अभी डिस्क्लोज आपको अलग से मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं बता दूंगा। उनका B11 B12 है जी, और नंबर नोट करिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। उनका नाम साइंटिफिक जूलॉजिकल नाम है उसका 9415 9415 45 45 94 94 64। इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। जी सर, थैंक यू सर। सर मैं चाहता हूँ कि टाइम का अभाव है, तो हम लोग इसको जल्दी सभी भाइयों से लो, लंबा प्रश्न ना। मंजीत सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ जी सर, नमस्कार। मंजीत सिंह बोल रहा था हरियाणा से, जिला जींद। हाँ जींद, पहचान गया मैं, जींद वाले पड़ोसी भाई। हाँ जी सर, बस आपसे यही सवाल पूछना चाह रहे थे। हम किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की तरफ ले तो जा रहे हैं, लेकिन बेचारों का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं वो कर पा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन को सेल करने के उनको काफी मेजर इश्यू आ रहे हैं। उसके ऊपर बात कोई नहीं करना चाहता। मंजीत जी मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आप उस ग्रुप में जुड़े ऑर्गेनिक वाले में, हमारा एक अलग से ग्रुप है। इसके अलावा ये एक ग्रुप है प्रोडक्शन का, एक अलग ग्रुप हमारा वैल्यू एडिशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट। उसपे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या अभी अगर आप आज का बात करें तो आज हम लोग 3 बजे बैठेंगे, जो कि हर संडे को हमारी मीटिंग होती है, वो पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन में। उसकी बजाय जो डॉक्टर RT पाटिल सर है वो उसको मॉडरेट करते हैं, जैसे यहाँ पे डॉक्टर आर्य राम सर कर रहे हैं। तो उसपे जो अगली संडे, जो इस संडे की मीटिंग थी, वो कल की बजाय आज शाम को 3 बजे, उसकी लिंक भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हमारा उसमें उद्देश्य रहता है कि आप उस चीज को वैल्यू एडिशन कैसे करें, हम मार्केट कैसे करें। तो आप उस चीज के लिए उस ग्रुप में जुड़े। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, अभी हम लोग क्या करें, जो मेरा अनुभव रहा, आप मेरे को बहुत दिनों से जानते हो, मैं भी आपको जानता हूँ। तो हम लोगों ने, मेरा अनुभव क्या रहा है कि एक किसान बेचने की बजाय हम लोग क्लस्टर पे काम कर रहे हैं, कि कोई एक क्रॉप है उसको वहाँ का एरिया में कुछ ज्यादा किसान उगाए, और उसको मार्केट के लिए, आपको पता है कि मेरी जो एक पब्लिक में मेरा नेटवर्क है, जो मेरी जोड़ है, तो मैं उसको किसानों को तो उसकी मदद दिलाना चाहता हूँ। बाकी अगर उसके अलावा कोई चीज है आप पूछ सकते हैं मंजीत जी। उस शाम वाली मीटिंग में जुड़ के बात करते हैं जी। ठीक है, श्योर, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ डॉक्टर RT पाटिल सर जी, डॉक्टर RT पाटिल सर भी ग्रुप में है, तो सर मैं चाहता हूँ आप उस चीज को, डॉक्टर RT पाटिल सर। डॉक्टर RT पाटिल सर, चलिए इतना जी सर बोलिए सर। मैं ऑन करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी बताइए सर। मुझे ये कहना है, सब किसान भाई जो ऑर्गेनिक ग्रो कर रहे हैं, वो हो सकता है कि एक प्रोडक्ट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन खाने के लिए एटलीस्ट कुछ थोड़े से एरिया में पूरा सब्जी भाजी और सब चीजें ऑर्गेनिक करके वो खुद ऑर्गेनिक खा रहे हैं कि नहीं। हमें एक इस मूवमेंट की भी जरूरत है कि हर किसान जिसको उगाने की क्षमता है वो ऑर्गेनिक उगाए और अपने घर के लिए खाए, भले ही न बेच पाए, लेकिन अगर वो खुद खाना शुरू करेगा तो 80% किसान जो छोटे हैं अपने देश में, वो अगर ऑर्गेनिक खाना शुरू करेंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा और उनको देखकर बाकी लोग भी ऑर्गेनिक की तरफ आएंगे, है ना। यही मुझे कहना था। थैंक यू। नरेश गांधी जी। नमस्कार जी। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। ऐसा है कि मैं डॉक्टर गणेश गांधी, मैं चीफ डायरेक्टर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से रिटायर हुआ। तो मेरे पास प्रशिक्षण का काफी एक्सपीरियंस है। तो मैंने ये पाया कि अभी बहुत सारे साइंटिस्टों ने और किसानों ने बहुत सुंदर सुंदर टिप्स दिए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे।
ओके सर। ताकि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके। जी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये जितनी भी टिप्स हैं अगर इनको डॉक्यूमेंट कर लिया जाए और छोटी सी किताब बना दी जाए और या फिर इसको पब्लिश कर दिया जाए इवन हिंदी के अखबारों में, जहां पर भी किसान लोग पढ़ते हैं, हिंदी का अखबार सभी पढ़ लेते हैं जी, तो वहां ये बहुत जल्दी से टिप्स फैल जाएंगी ताकि खाली इन लोगों तक ही सीमित नहीं रह जाएंगी। जी सर, और मैं तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ, आपको बीच में मैंने रोका। मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर आर्य राम सर जी के द्वारा जैविक खेती की एक बुक लिखी गई है, जो कि इन्होंने 2-3 बुकें लिखी है डॉक्टर आर्य राम सर ने, और जो कि पिछले वर्ष पूरे भारत में बेस्ट जो बुक है हिंदी बुक में सबसे पूरे भारत में प्रथम स्थान सर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। तो मैं चाहता हूँ सर उस पुस्तक के बारे में भी ग्रुप में डाले और कुछ चीज मैं आप लोग तक भी शेयर करूंगा। और नरेश गांधी जी सर, मैं आपको निवेदन करता हूं, अगर आप ग्रुप में हैं तो पहले से अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको अपना नंबर एक बार बता दे रहा हूं, आप उस पर नोट करें प्लीज। एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपके साथ इस चीज को लेके और हम लोग इसको आगे कैसे बढ़ाएं। नरेश जी मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मैं इस ग्रुप में हूँ ऑलरेडी पहले दिन से। ओके ठीक है, आप मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिए, फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे हम और आगे बढ़ाएं। ठीक है सर। ठीक है नीरज जी, वो नीरज जी सुन रहे हैं? जी जी हाँ आ रही है। वो जो बुक है हमारी जैविक कृषि, उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज जो भारत का अपना ज्ञान है उसमें सब कुछ दिया हुआ है। क्योंकि ये पब्लिशर के पास है तो ऐसा कुछ प्रावधान हो जो पब्लिशर प्रिंटिंग रेट पे उसको किसानों को या कहीं डिस्ट्रीब्यूशन का। जी डॉक्टर सर, हम आपसे डिस्कस करके और पब्लिशर से डिस्कस करके हम उस पर चर्चा करते हैं कि हम लोग जो एटलीस्ट जो हमारे ग्रुप में जो किसान भाई हैं हम उस बुक्स को लिख, क्योंकि वो बुक हमारे पास रहेगी, मेरे पास तो वो बुक है, मैंने जब आपके जब लास्ट ईयर जब आपने पब्लिश की थी तब से मेरे पास वो बुक है, तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट वो बुक हम सब किसान भाइयों तक पहुंच जाए। जी ठीक है, ओके नरेश जी आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा सर प्लीज। ठीक, ओके। सोनू बघेल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मेरा एक सवाल था जी। जैसे अभी जो बर्मी बॉस आता है अपना जो बनाते हैं, क्या मैंने सर एक ऑनलाइन वेबसाइट से एक मंगाया अभी 1 लीटर का, तो उसको स्प्रे कितने जगह पर करना पड़ेगा? देखिए ऐसा है, ये जो वर्मीवाश, जीवामृत, घन जीवामृत, अमृत पानी, पंचगव्य पहली बार ऑनलाइन से मत मंगवाइए। इनका एक शेल्फ लाइफ होता है, कैसे पैक हुआ, कब बना है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, तो ऑनलाइन वाला उतना कारगर नहीं होगा। अगर मात्रा की बात करें तो वर्मीवाश बहुत आसानी से घर पे तैयार हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा वर्मीवाश 50% रेशियो में इसको आप छिड़क सकते हैं फसल पे। ऑनलाइन से मंगाया हुआ उसकी क्वालिटी क्या है इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है सर। और मैं चाहता हूँ सोनू बघेल जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अगर आपके आस पड़ोस में कोई किसान भाई जुड़ा होगा तो वो आपसे जुड़ जाए, ताकि उसकी से भी आप ले सकते हैं ना। तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं वो बता दें। मैं सर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से। ओके, ग्वालियर से। ग्वालियर में अपने बहुत सारे किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। ग्वालियर में यूनिवर्सिटी है, वहाँ यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ वर्मीवाश एक ड्रम खरीद लीजिए, गोबर और कुछ केचुआ लीजिए, आपका वर्मीवाश तैयार होता रहेगा। सर मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे केवीके ग्वालियर है जो कि गांधी रोड पे, मेन रोड पे है, और उसी में कुशवाहा सर है, वहाँ पे हेड है। मैं अभी रिसेंटली मिलके भी आया था और मैं ग्वालियर जाता रहता भी हूँ, मेरे बड़े भैया वहीं पे है, तो आप वहाँ केवीके से भी खरीद सकते हैं। बाकी मैं आपको मिला भी दूंगा किसी किसान से ग्वालियर में। और मेरा तो बेस्ट है कि केवीके में बहुत बड़े लेवल पे यूनिट भी लगी हुई है प्रोडक्शन की, कमर्शियल लेवल पे केवीके में। ठीक है सर, केवीके से संपर्क कर लेंगे जी। पृथ्वीपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर आप पृथ्वीपाल जी खेती से संबंधित इस चीज के बारे में अगर कुछ आपका हैंड रेज हो क्या है? सर जी नमस्कार जी। सभी की चर्चा सुने और बहुत अच्छा भी लगा। अभी जो हम काम कर रहे हैं मैं आपको दिखाऊं, अगर इच्छा हो तो दिखा भी दूं। मैं 3 चीज़ों पे काम कर रहा हूं, तो 2 चीज़ें तो मेरी क्लियर हो चुकी हैं खेती में। एक तो ग्रोथ की बात है, उपज की बात है, दूसरी कीटनाशक की बात है। तो ये तो हम हैंडल कर लिए, लेकिन जो फंगीसाइड है हमारे सब्जियों में आता है उस पर हम नहीं अभी कंट्रोल कर पाए हैं। और डॉक्टर आर.टी. पाटिल जी ने जो कहा है कि अपने आप लोग किसान भाई अपना उगा के खाएं, तो मैं 2006 में मैंने ट्रेनिंग किया था कानपुर विश्वविद्यालय से। वहाँ से हमने
हमें जानकारी प्राप्त हुई थी जैविक खेती की, और उसी से समय से मैंने स्टार्ट किया था, और आज अपने परिवार को मैं बीमारियों से बचा के रखा हूँ और जैविक खेती कर भी रहा हूँ। आज मेरे जो धान लगा है 2.5 बीघे में, मैंने धान खाने के लिए लगाया है, वो पूरा जैविक है और रसायन से अच्छा है, अच्छी पैदावार देगा। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा सर, दोनों फोटो डालूंगा, देखिएगा। ठीक है, हमारे बड़े भाई ने रासायनिक किया है, मैं जैविक कर रहा हूँ। तो इस पे बहुत चर्चा होने वाली है, और 6 से मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे अनुभव भी बहुत अच्छा है जैविक खेती करने का। अगर कहीं समय आप देंगे तो मैं पूरा चिट्ठा खोल के रखूंगा। सर मैं चाहता हूँ कि आप देखिए, आप हमारी हर मीटिंग भी अटेंड करते रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आज जो टॉपिक है, क्योंकि आज हमारा टाइम हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ किसी एक दिन आपका, उस दिन भी हमारी चर्चा हुई थी, क्योंकि आपको किसी और सेशन में हम उसको पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी टाइम का भी लिमिट है, क्योंकि इसके बाद हमें एक और मीटिंग का भी करना है सर। जी सर, जी सर। ठीक, ओके। अब और किसी भाई किसी का कोई प्रश्न हो तो अगर वो पूछना चाहे तो। हेलो जी विशाल गोयल जी। हाँ जी, क्या हाल है सर? सर मैं बढ़िया, आप बताइए सर, पूछिए क्वेश्चन। सर मैं इसमें हेलो जी आ रही है आपके बात, पूछिए सर। हाँ जी, मेरा सुझाव है एक, जैसे हमें सब पता है कि अमृत जल कैसे बनाना, जीव कैसे बनाना, पंचगव्य कैसे बनाना, सारी भी हमारे पास है जी। हम इसका एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस क्यों नहीं डिजाइन करें क्रॉप के ऊपर, ताकि हमें ये कीड़ा आए तो हमें ये पता लगे, हम ये डालेंगे, हमारा समाधान हो जाएगा। सर विशाल गोयल जी, मैं बताना चाहता हूं कि एक आईसीआर का इंस्टीट्यूट है, IFSR मोदीपुरम, उनके द्वारा करीबन 18 स्टेट के लिए 92 टेक्नोलॉजी डेवलप पैकेज एंड प्रैक्टिस, ठीक है। और उनका एरिया स्पेसिफिक, क्रॉप स्पेसिफिक पूरी रिकमेंडेशन है कि किस क्रॉप में, किस एरिया में कौन सी क्रॉप करेंगे। देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं नीरज जी। मेरा इसमें ये बोलने वाला है, जो हमें बाहर से इनपुट मिलने हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास वगैरह जी, मैं उसको इसमें इस वक्त उसमें नहीं डालना चाहता। ठीक है। उसके अलावा अगर हम कोई डिजाइन कर पाए तो, क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ है, गंदीपुर में हमें 18 चीजें मिल रही हैं जिसमें सारा कुछ है, तो हम बाहर से कि हमें जरूरत ही नहीं है लेने की। हाँ, जिसको जरूरत है तो वो कोई बात नहीं, हमारे ग्रुप है, सब कुछ है, हम एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है। जी, आप किस क्रॉप की पैकेज आप प्रैक्टिस मांग रहे हैं? सर सबकी मुझे चाहिए इस वक्त मूंग की और की चाहिए सर, जो अभी जो लगी हुई है हमारी। आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको पैकेज ऑफ प्रैक्टिस भेज दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी विशाल जी, शायद आपने ग्रुप में लेट ज्वाइन किया होगा। अभी कुछ दिन पहले हमने सब्जी और सर ने मेरे को करीबन 8 की 10 PDF सेंड की थी, सभी पैकेज एंड प्रैक्टिस की, वो मैंने शेयर की थी। मैंने अभी तक खाली हाँ उसमें है क्या सारा कुछ क्या? हाँ उसमें है, आपने अगर ओपन करके देखिए तो अलग अलग है, सब्जी की अलग है, सभी की अलग अलग, अगर आपने ओपन करके देखिए तो। ठीक है सर, ठीक। वीरेंद्र सेठ जी, आपका दोबारा हाथ हैंड रेज हुआ है। सर मेरा एक निवेदन था कि जैसे सर बता रहे ऑनलाइन परचेज करने से हो सकता है क्वालिटी नहीं मिलती होगी, लेकिन अगर हम एनकरेज करते हैं जो प्रोड्यूसर, जो छोटे उद्यम डालते हैं और उनको जैसे वर्मी कंपोस्ट अपने खेत के लिए इनफ हो जाता है और वो अधिक उत्पाद करता है तो बेचना चाहता है, तो क्या हम उनसे लेके दूसरे को मार्केटिंग करेंगे तो वो उसी को भी फायदा होगा और जो नया यूजर है वो भी इसके फायदे लेके इसके साथ जुड़ेगा। तो मेरा निवेदन, मैं बता रहा हूँ, वर्मी कंपोस्ट की अलग बात है, क्योंकि ये कंपोस्ट है। जहां तक जीवामृत और वर्मीवाश, पंचगव्य और घन जीवामृत की बात है, इसकी एक लाइफ होती है। जैसे जीवामृत 7-8 दिन में बन जाता है, बीजामृत 4 दिन में। अगर आपके पास 20 दिन का या 2 महीने पुराना जीवामृत या घन जीवामृत, ये आपका पंचगव्य, वर्मीवाश ऐसा भेज दिया उन्होंने जिसकी लाइफ खत्म हो गई है, तो वो ज्यादा असर नहीं करेगा, उससे लाभदायक परिणाम आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और पता है कि कंपोस्ट तो ठीक है, कंपोस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं ये बात को भी मानता हूँ। दूसरा, मैं पिछले 25 साल से सर ऑर्गेनिक उत्पाद बनाता हूँ और सारे प्रोडक्ट इकोसर्ट एज पर इंडियन, यूरोपियन और US स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है। और रिसेंटली हमने नागौर के अंदर हमारा 150 टन पर डे का प्लांट डाला है और वहाँ पे
बहुत सारी गौशाला है। वीरेन जी आप यूरिया ना इसके खाते हैं ना झाड़ खिलाते हैं। वीरेन जी आप इसके बारे में ना एक बार आप, क्योंकि देखिए हम क्या है, कोई भी चीज है ना उसको यहाँ एकदम कोई भी अगर कमर्शियल लेवल है तो हम उसको यहाँ पे एक बार ऐसे सीधा डिस्कस नहीं कर सकते। आप उस चीज के बारे में एक बार मेरे को भेजिए। मैं सब एक ही शब्द उसमें ऐड करना चाहता था कि वहाँ बहुत सारी गौशाला है जो है, तो हमने उसको मदद करने के लिए एक कावडंग का ग्रेन्यूल डेवलप किया, तो वही हम कंपोस्ट को प्रोसेस करके उनको वीड फ्री स्टेराइल देना चाहते हैं ताकि वो पैथोजेनिक ना रहे। सर आप मेरे को पहले पर्सनल नंबर पे मेरे को शेयर कीजिए आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, जी, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब हमारे जो किसान भाई हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं और हम भी जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि पहले, क्योंकि हमारा एक अनुभव रहा है, मैं पूरे इंडिया में घूमा हूँ, तो पहले मैं उस चीज को मैं चेक करूँ और या फिर हमारे जो साथ में सब जुड़े हुए हम उसको चेक करें, तब हम इसे एक ओपन प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में ठीक है। और Thank you चलिए very much. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कि हमारा टाइम भी हो चुका, हमारा 1.5 घंटे की सीरीज चलती है, और मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे सभी भाई अपने कैमरे को ऑन कर ले ताकि हम एक फोटो भी ले सके और स्क्रीनशॉट जो हम लोग को याद रहे, सभी आज जो ग्रुप्स में जुड़े थे। और इसी के साथ में एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, साथ साथ में एक बार आप सब कैमरा ऑन कर लीजिए। इसके साथ में जो हम चीज ऐड करना चाह रहे थे कि ये है कि आज 3 बजे हम लोग एक सोयाबीन और जो हमारे सोयाबीन की खेती होती है एक बड़े स्केल पे, सोयाबीन और उसके साथ में हमारा जो मूंगफली से हम लोग कैसे कैसे विभिन्न उत्पाद बना सकते हैं और उनके दूध को हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उनके जो वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर आज हमारी चर्चा होगी, जो कि डॉक्टर आरटी पाटिल सर जो कि सीफेट में पूर्व निदेशक रह चुके हैं, उनका एक पूरा अनुभव रहा है, करीबन 30 साल का उनका अनुभव रहा है सोयाबीन के ऊपर पोस्ट हार्वेस्ट को लेके, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये हमारे आज का जो अभी 3 बजे की मीटिंग है उसका, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ग्रुप है उसकी मैंने लिंक शेयर कर दी है, तो आप उसी में हम लोग इसकी भी हम लोग लिंक शेयर कर देंगे पोस्ट हार्वेस्ट वाले ग्रुप की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पोस्ट हार्वेस्ट के अभी हमारे पास फिलहाल में 2 ग्रुप चल रहे हैं, क्योंकि ग्रुप में हमारे पास एक ग्रुप में हमारे पास करीबन 1100 पार्टिसिपेंट फुल हो चुका है, तो इसीलिए दोनों ग्रुप में सेम इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। और जो दूसरा ग्रुप है उसकी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उस दूसरे ग्रुप में जुड़ जाएंगे, तो जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन जो भी हमारे जैविक उत्पाद है उसको हम कैसे बाजार तक और मूल्य संवर्धन करके उसको बेचें, ये हमारी टॉपिक है उसका। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ आप सबसे एक और निवेदन है कि जो भी किसान बंधु जुड़े हुए हैं इसमें, आपसे निवेदन, अगर आपके पास कोई ग्रुप है या आपके पास कुछ फार्मर्स की आप लोग लिस्ट है या आप लोग क्योंकि जो किसान भाई की सबसे बड़ी समस्या मार्केट की बोल रहे हैं या कुछ भी, तो हम चाहते हैं कि अगर आपके पास कुछ किसान भाई जुड़े तो आप उसकी एक लिस्ट बनाइए, आप उसमें अपना नाम, ग्रुप लीडर में आपका नाम लिखिएगा, आपका नाम और आपका पूरा पता और आपका आधार नंबर और आपका मोबाइल नंबर। इसके अलावा आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप अपना किसान का नाम, किसान का मोबाइल नंबर और किसान किस जिले से है, किसी गांव से है, ये आप लिस्ट तैयार करके हमको भेजिए। तो उससे क्या है कि हम पूरे ग्रुप के वाइज, हम एरिया वाइज पता चलेगा किस एरिया में कितने किसान है, तो उससे हम लोग किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आप लोग के वहाँ ट्रेनिंग या गवर्नमेंट से कोई भी सपोर्ट है या फिर कोई भी पोस्ट हार्वेस्ट या कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसके जो आज की मीटिंग है ये हमारी 1.5 घंटे की हो चुकी है, अगर कोई किसान भाई या फिर कोई हमारा जो सुन रहे हैं, अगर इसको संक्षिप्त में एक आपका अनुभव शेयर करें, कैसी आपको ये मीटिंग लगी जो आपने आज ये अटेंड की, इसके बारे में अगर आप कोई बताना चाहें लास्ट में, अगर कोई किसान भाई बोलना चाहे या फिर कोई इसके बारे में, या फिर हम लास्ट में किसी को इनवाइट करेंगे नाम से। मैं चाहता हूं डॉक्टर प्रमोद तोमर सर इसको संक्षिप्त उसको वोट ऑफ थैंक्स करें और इसके बारे में जो आज की अपना अनुभव शेयर करें। जी डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर सर। हाँ नीरज जी, आज की मीटिंग वैसे बहुत अच्छी रही है, क्योंकि लोगों के जो क्वेश्चन थे कुछ का समाधान साथ के साथ हो गया है, कुछ अगली मीटिंग के लिए छोड़ दिए गए हैं। तो एक तो इस मीटिंग में सभी के जो भी जुड़े हैं, वैज्ञानिक है, पूर्व प्रिंसिपल साइंटिस्ट है, अनुभवी किसान है, और आप भी एक बाइसिकल मैन के रूप में पूरी दुनिया में आजकल पहचाने जाते हो, तो आप सबका इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह अपनी कुछ अनुभव और कुछ समस्याएं पहले से ही नोट करके यदि हम इसमें लेके आए और उनका समाधान लेकर जाए, तो ये हमारा जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है ये बहुत आगे जाके सफल होगा। साथ में ये है कि हम अलग अलग यदि दौड़ेंगे तो हमारे खर्चे बढ़ेंगे, और मैं भी काफी एफपीओ को ट्रेन करते हुए जब हमारे फार्म पर आते हैं, तो एक ऐसा यूनिक वो बनाया जाए कि सभी जितने भी हमारे एफपीओ हैं अदर स्टेट के भी, उन सब के प्रोडक्ट की लिस्ट बन के और एक कैंपेन वैन चलाई जाए, खासकर उन सिटी में जो ए ग्रेड सिटी है
और उनमें जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है ना, कॉलोनी है, उनमें उसको 1-1 घंटा 2-2 घंटे एक रूटीन बनाकर चला जाए तो हमारे जितने भी एफपीओ के प्रोडक्ट हैं कम से कम वो डिस्प्ले हो जाएंगे। और उसमें एक ये होना चाहिए कि बहुत छोटे छोटे माइक्रो सैंपल 100 ग्राम का हो, 50 ग्राम का हो, ताकि उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके। तो उससे क्या होगा, हम एक ही वैन से अपने ज्यादातर एफपीओ को और ज्यादातर किसानों के उत्पादों को अपने कस्टमरों तक पहुंचाने में सफल होंगे। और मैं चाहता हूं कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा यदि ये शुरुआत आपके द्वारा की जाती है। जी प्रमोद जी, मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मैंने जो लिस्ट के बारे में आप सबसे बोला कि आप लोग एक लिस्ट बनाई, वो उसका उद्देश्य क्या है कि जो किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं उनके साथ, या प्राकृतिक जो भी खेती मतलब पेस्टिसाइड फ्री खेती कर रहे हैं, वो जब अपने प्रोड्यूस को बेचने जाते हैं तो जो कंज्यूमर है वो उनसे पूछता है कि आपके पास से हम 4 प्रोडक्ट ले रहे हैं, हमें और भी प्रोडक्ट चाहिए, वो कहाँ से ले। तो फिर किसान क्या करता है, अपने नेटवर्क में ढूंढता है किसी के पास वो उत्पाद मिल जाए। लेकिन होता है क्या, किसान उसको फेसबुक से जानता है, व्हाट्सएप से जानता है, लेकिन असलियत नहीं पता कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो भरोसा करके उसका उत्पाद लेके जाता है, लेकिन जब उसका क्या होता है कि मेरे जैसा पर्सन वो पहुंच जाता है जो पूरा इंडिया घूमा हुआ, और मैं पूछता हूँ कहाँ से आया, वो बोलता है उससे पर्सन से आया, तो मैं तुरंत बोलता हूँ उस बंदे के पास से मैंने खुद, मेरे पास प्रूफ है उसने केमिकल यूज किया हुआ है। तो फिर वो बोलता है सर उसकी तो पूरी मार्केट डिस्टर्ब हो गई ऑर्गेनिक फार्मर की, एक दूसरे का। तो हम लोग इसीलिए हमारा उद्देश्य ये था कि आप लोग लिस्ट बनाएंगे तो हम लोग एक दूसरे को शेयर भी करेंगे, पता भी चलेगा, और एक दूसरे को ये भी पता चलेगा किस किस भाई के पास क्या चीज है। तो ये मार्केट डेवलप करने में एक बहुत अच्छा, और जैसे आपने बताया कि हम लोग मीटिंग से पहले, तो जैसे मैं बताना चाहता हूँ पोस्ट हार्वेस्ट ग्रुप है, उसमें हमने जैसे कल हमने डाल दिया था कि सोयाबीन और मूंगफली के दूध और उसके उत्पाद के ऊपर चर्चा होगी। तो उस पर हमें करीबन 10 क्वेश्चन मिल गए। अब वो जो हमारे आज के स्पीकर हैं उनको हमने शेयर कर दिया कि ये क्वेश्चन को आपको मद्देनजर रख के डिस्कस करना है। तो ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। और अभी के कन्हैया जी का हैंड रेज हुआ था, मैं चाह रहा था अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, फिर नहीं तो हम इसको क्लोज करें। डॉक्टर के कन्हैया जी, कन्हैया सर आप कुछ, आपका हैंड रेज था, मैं चाह रहा था अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं के कुमार या कन्हैया कुमार जी। जी जी, मेरा ये रिक्वेस्ट था कि सर प्रोडक्ट तो हमारे एफपीओस हैं या फार्मर्स तो जरूर बना लेते हैं, लेकिन वो सर अलग अलग जगह बनने पर यूनिफॉर्म डिजाइन नहीं होता है, और न ही वो ये सही तरह से सत्यापित होगी 100% केमिकल लेस है या ऑर्गेनिक है। और जैसे मैं बिहार से बोल रहा हूँ, बिहार में जैविक का उत्पादन या जैविक इनपुट्स को हम सत्यापन कराएं, ये भी बहुत दिक्कत है और सही ढंग से हो नहीं पाता है। सर मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको कोई भी दिक्कत है आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आप हैं क्या ग्रुप में पहले से? मैं यहाँ पे कमेंट में मेरा मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बिहार में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसके जो डायरेक्टर सर है उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। अगर आपको उनके नहीं पूरे इंडिया में जैविक से लेकर अगर आपकी कोई भी समस्या आपको आ रही है, कहीं रजिस्ट्रेशन है किसी एजेंसी से, आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट तक जो ऑर्गेनिक कंट्रोल ऊपर एकदम जहां से कंट्रोल हो रहा है ऑर्गेनिक और जहां किसान तक पहुंच रहा है, वो पूरे चैनल को मैं एक एक पर्सन को जानता हूँ बारीकी से। मैंने अपना नंबर अभी कमेंट बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है सर, तो मैं चाहता हूं कि हम आज इसी चर्चा को हम विराम देते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर डॉक्टर आर्य राम सर जो कि इस चीज को उन्होंने इसको मोटिवेट किया, और जो इसको मॉडरेट करते और जो इनकी, क्योंकि ये आइडिया डॉक्टर आर्य राम सर का ही था कि हम क्यों ना जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जो भी हमारी पेस्टिसाइड फ्री खेती है उनके बारे में हम किसान भाइयों को सभी खेतियों के बारे में बताएं, और किसान को जो हो सके, जो उसके लिए बेस्ट है और सही उसके लिए जो कर सकता है तो वो उसको अडॉप्ट करे। जी धन्यवाद डॉक्टर आर्य राम सर आपको। और सर अगर कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में आप संक्षिप्त में 1 मिनट। हमें बोलना है? जी जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर हम इसको क्लोज करें। बहुत आज का प्रोग्राम जो ये चल रहा है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का सीरीज जो है, हम चाहते हैं कि ये चलती रहे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, हम लोग उनका आंसर दे रहे हैं। और अभी तक 2 जैविक खेती की विधियों पे बात हुई है, जैसे प्राकृतिक खेती, बायोडायनेमिक खेती, इसके बाद होमा जैविक कृषि की बात होगी। और कम से कम टाइम में जो मॉडरेटर है वो अपनी बात करके किसानों का सवाल लेते हैं, उसका जवाब दिया जाता है। तो मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपने व्यस्तम समय
इसे कुछ समय निकाल के इस मीट को ज्वाइन किया। और विशेष धन्यवाद देता हूँ नीरज जी को, जिन्होंने ये प्रोग्राम सबके लिए एक मंच खोला है कि जहाँ पे किसान और तकनीकी विशेषज्ञ आए और अपनी बात कह सकें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय प्रणाम किसान। सर। नीरज सर, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिएगा तो। ये लीजिए, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर सर वो कमेंट बॉक्स हमसे मिल नहीं रहा है। 896295 एक सेकंड 8962 95 95 56 56 85। ठीक है सर, ठीक। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने आस पड़ोस के सभी को जोड़े, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे और जब तक हमारी यूनिटी नहीं दिखेगी। आज जो मेरे पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि मैं पूरा इंडिया घूमा हूँ, मेरे को पास कम से कम हजारों लाखों जैविक किसान है, तो वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और हर किसान के साथ क्या है, वो अकेला उसको लगता है वो अकेला ही है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम सबको जोड़े। तो आप लोग से निवेदन है कि आपकी ड्यूटी है कि आपके जिले में जो भी जैविक किसान, प्राकृतिक किसान, जो भी जहर मुक्त खेती कर रहा है, आप उसकी लिस्ट बनाए, क्योंकि सबसे पहले आप अपने जिले के बारे में तो जाने कि कौन कौन कर रहा है, क्योंकि आगे चल के ना ये हमारे लिए एक वेरिफिकेशन का भी काम कर जाएगा। कोई पर्सन हमारे जिले से कुछ भी चीज ले जा रहा है तो हम खुल के बोल सकते हैं हमारे जिले का वो बंदा, हमारा वेरिफिकेशन भी हमारे आपसी में हो जाया करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत। ओके, धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।